नमस्कार। तो हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 9, यानी कि जो चैप्टर नंबर 9 है हम उसको कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें हमने 1 से लगाकर 7 क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर लिए थे। अब हम देखते हैं पार्ट 2 के अंदर जो है क्वेश्चंस 8 से, यानी 8 से लगाकर जितने सारे क्वेश्चन बच गए उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 उसको ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर उसको हम समझेंगे और उसको सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन वैसे इजी है पर थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसका अगर डायग्राम बन गया तो फिर आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और उसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है एक पेडिस्टल के शिखर पर। अच्छा, पेडिस्टल क्या होता है? पेडिस्टल होता है जिसके ऊपर हम मूर्ति रखते हैं। जो मूर्ति जिस स्टैंड पर रखते हैं उसे अपन बोलते हैं पेडिस्टल। ठीक है, यानी कि जैसे हमने कोई मूर्ति रखी है तो जिस स्टैंड के ऊपर मूर्ति रखी है उसके ऊपर मूर्ति है तो उसे हम बोलते हैं पेडिस्टल। तो एक पेडिस्टल के शिखर पर, ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन वाला कह रहा है हमसे कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। जैसा कि हम डायग्राम में बनाए तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे ये मान लेते हैं एक पेडिस्टल है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यहाँ एक पेडिस्टल रखा हुआ है इस तरह से, स्टैंड कह सकते हैं अपन, ऐसा नॉर्मली समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंड है पूरा पूरा इस तरह से, ऐसा समझ सकते हैं। इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। अब मूर्ति को हम मान लेते हैं ये मूर्ति है इस तरह से, तो ये पेडिस्टल हो गया और ये हमारे पास में हो गई मूर्ति इस तरह से। ठीक है, अब हमसे आगे क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है अच्छा मूर्ति की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। इस मूर्ति की जो हाइट है 1.6 मीटर है, ये इस मूर्ति की हाइट हो गई। और अब हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का, देखो भूमि पर कोई बिंदु मान लेते हैं हम यहाँ पे, ये हमारे पास में भूमि है, इसके ऊपर हम मान लेते हैं कोई भी एक बिंदु मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है इस तरह से। ठीक है, इस बिंदु से एक तो है जो अपने पास में मूर्ति है उसके शिखर का, एक है पेड़ स्थल के शिखर का। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो मूर्ति का जो शिखर होगा थोड़ा ऊपर है इस तरह से, तो इसका जो हमारे पास में एंगल बनेगा वो बड़ा ही बनेगा ऑब्वियसली। तो ये पूरा कितना हो गया हमारे पास में 60 हो गया इस तरह से। ठीक है, और इसी बिंदु से अगर हम किसका शिखर देखें, जो पेड़ स्थल है जो स्टैंड है इसका अगर हम देखें इस तरह से, तो हम मान लेते हैं इसका कितना है हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में, कितना दे रखा है हमारे पास में, ये 45 डिग्री दे रखा है। चलिए, तो हमसे पूछ रहा है ये 45 है, ये वाला जो है वो छोटा वाला कितना है 45। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये कह रहा है कि जी बिल्कुल, पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें जो पेड़ स्थल है इसकी ऊंचाई निकालनी है, मतलब इस वाले का मान निकालना है, ये हाइट निकालनी है। सीधा सा अपने पास में ये फंडा है। ठीक है, तो अब देखिए हम इस हाइट को कैसे निकाल सकते हैं। भैया इस हाइट को निकालने के लिए हमारे पास में ये होना चाहिए, मतलब ये वाला जो सीन है कौन सा वाला, ये होना चाहिए इस तरह से। ये वाला है ना, इसको हम मान लेते हैं, जैसे ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं और ये डी मान लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास में ए बी होना चाहिए। अगर जिस दिन हमारे पास में ए बी आ गया तो हम इसको एच को आराम से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले पहले इस त्रिभुज छोटे वाले को ही लेते हैं और एच का जो मान है वो ए बी के रूप में निकाल लेते हैं इस तरह से, और फिर ए बी से हम इस पूरे को सोल्व करेंगे बड़े वाले को, तो मान निकल जाएगा। अब आप चाहें तो इसको लेकर पूरे बड़े वाले को सोल्व कर सकते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे तो एच की वैल्यू जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। मेरे हिसाब से पहले आप छोटा त्रिभुज लीजिए और फिर बड़ा वाला लेंगे तो थोड़ा सा सोल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो दिया गया है जो गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, एक बार वो लिख लेते हैं हमारे पास में। यानी डी सी दे रखा है हमारे पास में, डी सी कितना है 1.6 मीटर, और ये इसकी हाइट है। और किसकी हाइट है, ये मूर्ति की हाइट है। दूसरा हम बीसी मान लेते हैं, बी एंड सी जो हमारे पास में दे रखा है वो मान लेते हैं हम एच, ये किसकी हाइट है, जो पेड़ स्थल है नीचे स्टैंड है उसकी हाइट मान लेते हैं। और जो ए बी है, ए बी को आप चाहें तो ए बी ही रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको एक्स भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं। और आप चाहें तो ए बी को ए बी रहने दो तो भी कोई बात नहीं, पर एक्स लिखने में थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि हर बार हम ए बी लिखेंगे तो थोड़ा सही नहीं लगेगा। ठीक है, ये हम मान लेते हैं, माना कि ये क्या करते हैं, माना कि हम मान लेते हैं ए बी बराबर कितना मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं बस। अब जो ट्राइंगल है सबसे पहला ट्राइंगल लेते हैं, ये छोटा वाला लेते हैं। तो यहीं से हम लिखना शुरू करते हैं इस तरह से, देखिए यहीं से जो लिखेंगे समकोण, क्या है समकोण त्रिभुज ए बी एंड सी में, क्या लिखेंगे ए बी सी में, ये समकोण त्रिभुज एबीसी दिख रहा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो बी कोण है वो तो है समकोण, यानी कि कोण जो बी है वो कितने डिग्री का हमारे पास में 90 डिग्री हमें पता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये वाली हाइट और ये वाली लेनी है अपने को, तो एक बार मैं लिख लेता हूँ। अच्छा ये और ये क्यों लेनी है, उसका एक रीजन है। देखो ये वाली हाइट इसलिए, ये जो लिख रहे हैं ना अपना कर्ण, ये इसलिए नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसका कहीं यूज नहीं है। अगर हम इसको और इसको लेंगे तो ये वाली इस पूरे बड़े वाले के अंदर भी आ जाएगी, इसका मतलब हमें ये वाली और ये वाली ही लेनी है। तो देखो ये क्या चीज है बताइए, ये अपने पास में लंब है, जो अपने पास में क्या है, लंब, लंब बोलते हैं हम यहाँ पे बोलेंगे एच। और जो आधार है, आधार कितना बताइए हमें, आधार हमारे पास में हमने एक्स मान रखा है इस तरह से। ठीक है, तो लंब बटा हुआ आधार, जैसे मैंने बताया भी था, ला बोल सकते हैं एल अपॉन ए, यानी कि टेन हम लिखेंगे यहाँ पे
टेन थीटा बराबर लिखेंगे एल अपॉन है, यानी लाल लिखेंगे इस तरह से। तो टेन की जगह टेन लेंगे, थीटा कितना हमारे पास बताइए, एंगल जो है वो 40, छोटा वाला ले रहे हैं इसलिए 45 आ जाएगा हमारे पास में इस तरह से। एंड लंब कितना है, लंब सर हमारे पास में एच है, और एक्स कितना हमारे, सॉरी आधार कितना हमारे पास में एक्स दे रखा है। अच्छा, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है बताइए मेरे को, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, एंड इसके नीचे 1 मान लेते हैं, एंड लिखेंगे एच अपॉन एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, इसको जोड़ दो, तो एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास में आ जाएगी एक्स इस तरह से। ठीक है, मतलब एच किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है, या फिर एच एक्स के बराबर है, एच एक्स, कैसा भी कर सकते हैं अपन आराम से। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं थोड़ा सा इसको आगे की तरफ। अब हम बात करते हैं किसकी, बड़े वाले ट्राइंगल की। तो बड़े वाले ट्राइंगल है समकोण, जो हमारे पास में त्रिभुज है, क्या नाम है इसका, ए बी एंड डी में इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम वही लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आधार, आधार लिखते हैं सकते हो, आधार कितना हमारे पास में, वही एक्स है, सही बात है। और दूसरा हम लिखते हैं बीडी, यानी कि लंब लिख सकते हैं आराम से, ये है हमारे पास में लंब। और वो लंब कितना है हमारे पास में बताइए, इस बार जो लंब है वो थोड़ा बढ़ गया है, मतलब ये वाला और ये वाला लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा। लंब जो है वो है हमारे पास में 1.6 एंड प्लस लिखेंगे हम एच इस तरह से। ठीक है, अब एक चीज आपको और करनी है, तो थोड़ा सा आगे लेते हैं, कोई बात नहीं। और थीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 60 डिग्री। ठीक है, अब बताओ, आधार बटावा लंब या लंब बटावा आधार जो फॉर्मूला होता है वो हम लिखते हैं टेन थीटा बराबर लिखते हैं लंब बटावा आधार, ये हमें अच्छे से पता है। या फिर इसकी शॉर्टकट ला भी हम कह सकते हैं, हमने कितनी बार देखा है। फिर लिखेंगे टेन, और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 60 है, एंड बराबर लंब कितना है साहब, लंब हमारे पास में 1.6 एंड प्लस एच है इस तरह से। यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, एक्स एक्स आधार जो है वो हमारे पास में एक्स है। बट आप एक काम करो, इस एक्स की जगह किसका मान रख दो, एक्स किसके बराबर है, एच का। देखो दो चीजें हैं, हम चाहें तो यहाँ एच की जगह भी मान रख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ एच को हटा दूंगा तो यहाँ किस किसका मान आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। या एच एच बराबर अगर मैं लिखूं एक्स, तो यहाँ अगर मैं एच की जगह पे एक्स लिखूं तो मान किसका निकलेगा, एक्स का, इस वाले का निकला, जो इसका मान है वही इसका मान है। पर हम सीधा ही एच का मान निकाल सकते हैं, तो एच का मान निकालने के लिए हमें यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, यहाँ से एक्स हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें समीकरण जो चाहिए सिर्फ और सिर्फ एच में चाहिए। तो आप या तो यहाँ से एच हटाओगे तो एक्स में आ जाएगा, और एक्स का मान एच के बराबर आ जाएगा। या फिर जो हम चाह रहे हैं कि हम सीधा एच का ही निकाला है, तो इस एक्स को हटा दो, तो एक्स को हटाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण एक से, ये जो समीकरण एक है ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू रख देते हैं। यानी कि यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से एक्स बराबर क्या रखेंगे, एच, जहां एक्स दिख रहा है उस जगह हम एच लिख देंगे। 60 का मान कितना होता है हमें अच्छे से पता है, ओनली √3 होता है, और बटा में हम लिखते हैं एक इस तरह से। एंड बराबर ऊपर तो हो जाएगा 1.6 एंड प्लस लिखेंगे एच, एंड बटावा इस एक्स की जगह पे हम लिख देंगे एच। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सवाल चल रहा है, अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कैची गुणा कर दो, इसको इससे इंटू कर दो, और इसको इससे इंटू कर दो। देखो एच को हम √3 से इंटू करेंगे, नॉर्मली √3 एच आ जाएगा इस तरह से, √3 और एच एंड प्लस ये 1.6 को 1 से इंटू करेंगे, तो किसी को भी 1 से इंटू करो वो केवल नंबर वापस आते हैं। तो यहाँ 1.6 एंड प्लस लिखेंगे हम एच इस तरह से। अब इस एच को इस वाली साइड में भेज देते हैं, तो अगर मैं इसको इस वाली साइड में भेजूंगा तो यहाँ आ जाएगा एच माइनस एच इस तरह से, और 1.6। अच्छा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि एच एच एक तरफ हो जाएगा तो मान निकलने में आसानी रहेगी। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है सर एच, तो एच तो हम ले लेंगे बाहर। अंदर कितना बचेगा सर, √3 बच जाएगा, -1 बच जाएगा। 1 कैसे बचा सर, यहाँ से एच बार आ गया, यहाँ से एच बार आ गया, यहाँ 1 बच गया, एंड बराबर करेंगे हम 1.6। तो यहाँ एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.6 बटावा हम करेंगे √3 - 1, और इसी को हम ऊपर नीचे इंटू करेंगे। इसको ऊपर नीचे इंटू क्यों करेंगे, क्योंकि हर का करेंगे परिमेयकरण। जब ये संख्या नीचे आ जाएगी ना, तो हम इसका हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका उल्टा चिन्ह लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। उल्टा उल्टा चिन्ह क्यों लेंगे, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी जब दो अलग अलग चिन्ह वाले होंगे तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें चाहिए a के ऊपर स्क्वायर और b के ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ क्या करेंगे देखिए, यहाँ लिखेंगे √3 + 1 एंड अपॉन करेंगे √3 + 1 इस तरह से। ठीक है, तो देखो यहाँ तो हो जाएगा हमारे पास में एच, एंड बराबर ऊपर हो जाएगा 1.6 एंड मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे हम, √3 + 1। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नीचे ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना होगा, ओनली 3 हो जाएगा, एंड माइनस फिर इस ए का स्क्वायर कितना करेगा हम, ओनली वापस दोबारा से देखो सर, इन दोनों का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर ओनली 3, और 1 का स्क्वायर ओनली 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 बराबर, यहाँ नीचे बच जाएगा 1.6
√3 + 1 बटा हम करेंगे 2। और देखो 2 का भाग अगर मैं इसमें दूं, ये 1.6 लिखा हुआ है तो ये 0.8 आ जाएगा। पहले 1 में देंगे तो नहीं जा रहा है, तो इसका आंसर लिखेंगे 0 एंड पॉइंट। फिर 2 का भाग इसमें देंगे तो 8 बार चला जाएगा, 8 दूनी 16 इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में, √3 + 1 इस तरह से। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है हमारे पास में, एच की वैल्यू आ रही है। और यही हमें लिखनी है। इसकी जो हाइट कितनी आ रही है हमारे पास में, एच ओनली, जो पेड़ स्तर है उसकी हाइट हमारे पास में आ गई है। तो ये तो था इसका एच क्या माना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक बार उसको रीड करते हैं, समझते हैं और फिर इसको सोल्व करेंगे बिना देरी के हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो ये लिखा हुआ है कि नो सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पास बिंदु, देखिए एक तो होती है मीनार, एक होता है भवन। मीनार हालांकि ऊंची होती है, जो 10 माला 20 माला 30 माला वाली जो हाइट होती है वो तो बोलते हैं हम मीनार। और जो भवन होता है वो छोटा होता है, 2 मंजिल 3 मंजिल, जैसे हम बड़ी बड़ी सिटियों में देखा होगा मीनार थोड़ी हाइट वाली होती है और भवन थोड़ा छोटा होता है। तो मीनार जो है वो हमसे कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, देखिए मीनार इस तरह से होती है। देखिए मैं बता दूं आपको, मीनार जो थोड़ी होती है बड़ी होती है, आपने बड़ी बड़ी सिटियों में देखे हैं, मूवीज में हम देखते हैं बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है उसे मीनार बोलते हैं इस तरह से। ये बड़ी वाली बिल्डिंग जो है मीनार है इस तरह से, और ये छोटी वाली बिल्डिंग है ये भवन हो गया। नॉर्मली भवन हम बनाते हैं 1 मंजिला 2 मंजिला बनाते हैं, ये हो गया इस तरह से। अब मीनार के पाद बिंदु यानी कि इसका जो पैर वाला स्थान है जहां ये खड़ी हुई है, उस बिंदु से हमसे कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ओके, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अरे ये तो दोनों ही आपस में बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखो सर, यहाँ से इसके पाद बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण छोटा है, छोटा ही तो है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 30 डिग्री इस तरह से। और ये कह रहे हैं सर कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण वो कितना है हमारे पास में, 60 डिग्री इस तरह से। ये तो हो गया 60 और ये हो गया हमारे पास में 30। बस सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमसे कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, 50 मीटर कितना होता है पता है आपको, 50 मीटर, 50 मीटर का मतलब लगभग कितने मंजिल हो जाएगा, लगभग हो जाएगा ये 3 का तो लगभग ये ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 या 12 मंजिला तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये जो बिल्डिंग बनी हुई मीनार है ना, 10-12 मंजिला हो सकती है ये मीनार। 50 मीटर का मतलब इतना होता है, क्योंकि 1 मीटर लगभग इतना होता है। तो आप सोच के देखो कि हमारी जो घर की हाइट होती है, अगर हम देखें 10 फीट के ऊपर 1 मंजिल बन जाती है, तो 3 फीट का 1 मीटर होता है। तो हाँ, हमें इससे मतलब नहीं है, पर फिर भी ये जो हमारे पास में बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है हमारे पास में, 50 मीटर है। मीनार हमेशा बड़ी होती है और भवन जो है वो छोटा होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसकी हाइट मान लेते हैं हम एच, भवन की हाइट कितनी मान लेते हैं एच। इन दोनों के आधार से मैं यहाँ से ए बी सी एंड डी, सबसे पहले हमने इसका कर दिया नामकरण। ठीक है, अब देखो हमें क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन वाला कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें एच का मान निकालना है साहब। देखो एच का मान हम कब निकाल सकते हैं, सोच के देखो सर, अगर एच का मान या तो ये दिया हो या फिर ये दिया हो तो हम एच का मान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हम नहीं निकाल सकते, ये निकाल सकते कैसे, सर ये दे रखा है तो हम ये निकाल सकते हैं आराम से, अगर ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। इसका मतलब हमें ये वाला ट्राइंगल लेना चाहिए सबसे पहले, और उससे हम लंब और आधार में रिलेशन देखेंगे तो आधार निकल जाएगा, फिर आधार और लंब में रिलेशन देखेंगे तो लंब निकल जाएगा। बस इतना सा है, और कुछ नहीं है। सवाल सिंपल सवाल है, मुझे लगता है कि जो पहले किया ना हमारे पास में आठवां, उससे भी सिंपल है ये सवाल। देखो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इस बड़े वाले त्रिभुज का नाम लेते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी एंड सी में। ठीक साहब, अब देखो इसका जो लंब है, इसके अंदर लंब कितना है वो हम मान लेते हैं 50, दे रखा है, मानना क्या है 50 मीटर। इसका जो आधार है, आधार कितना है, यहाँ हम लिख लेते हैं BC, या फिर एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चाहें तो इसका आधार जो है BC करके कोष्टक में एक्स कर देता है, ताकि हमें लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। एक्स लिख लेते हैं इस तरह से, तो इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं माना। ठीक है, इस तरह। और आप नहीं चाहो तो BC भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम साथ साथ में BC लिखते जाएंगे। ठीक है, हम एक्स मानेंगे, थोड़ा सा क्या सोल्व करने में आसानी रहेगी, बस उतना सा है। बस, और हमारे पास में आधार आ गया। और जो थीटा है, एंगल है, कोण है, देखो यहाँ इस तरह से बन रहा है तो इसके सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और कोण कितना हमारे पास में 60, ये थीटा हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं सर, त्रिभुज तो ये बन रहा है लेकिन कोण यहाँ बन रहा है, इसके सामने ये लंब है, ये आधार है, और ये कोण बन रहा है। बस हमें फॉर्मूला लगाना है टेन थीटा का। अच्छा, टेन थीटा ही क्यों लगाना है सर, टेन थीटा इसलिए लगाना है क्योंकि लंब और आधार आ रहे हैं। तो जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, हमें अच्छे से बताएं, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटावा होता है आधार, यानी कि ला भी कह सकते हैं, L/A भी कह सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हम लिखेंगे टेन की जगह पे टेन लिखेंगे, थीटा हमारे पास में 60 है वो लिख लेंगे, एन बराबर लंब हम अच्छे से जानते हैं कितना है हमारे पास में, 50 मीटर है इस तरह से, और जो इसका आधार है वो हम मान लेते हैं एक्स।
ठीक है, हमने इधर से यहाँ से देख के लिया फटाफट से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसकी वैल्यू तो है √3 इस तरह से। ठीक है, बटा हम करेंगे एक्स, एक सॉरी, फिर लिखेंगे 50 बटा हम करेंगे एक्स। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कैची गुणा करेंगे, सवाल सोल्व हो जाएगा। इसको इससे इंटू कर लो और इसको इससे इंटू कर लो। इसको इससे करेंगे, कितना आंसर आएगा हमारे पास में, √3x बराबर लिखेंगे हम 50। लेकिन साहब हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे 50 और ये जो इंटू में आ रहा है वो चला जाएगा नीचे, यानी √3 आ जाएगा। और ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, वही हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी। एक्स की वैल्यू हमारे पास में आधार आ गया, इसका समीकरण 1 डाल देते हैं। भाई आधार ही तो निकालना था हमें, और क्या निकालना था। अब हम निकालेंगे इसके अंदर ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई आधार क्यों निकाला, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालनी है। तो बस इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बी सी डी में यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ये जो समकोण बी सी डी है ना, इसके अंदर सबसे पहले लिखते हैं आधार। जो इसका आधार है वो आधार कितना है बताइए। आधार है हमारे पास में एक्स मीटर, यही तो है। और एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो हम आगे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कह सकते हैं या फिर लंब कह सकते हैं, लंब लिखे ऊंचाई क्यों लिखे, लंब लिखते हैं ना। तो लंब कितनी है बताओ हमारे पास में, लंब है हमारे पास में एच। लंब तो साहब निकालना है, ये एच मीटर है। और थीटा कितना है हमारे पास में बताइए, छोटू 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 वाला वृत्त यानी 30, इस तरह से। यही आधार बटाव लंब, सॉरी लंब बटाव आधार होता है। यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर लिखेंगे ला एल अपॉन ए। सही बात है, ठीक है। तो हम लिखेंगे टेन की जगह पे तो टेन लिख देंगे, और थीटा की जगह हम लिखेंगे 30 डिग्री एंड बराबर। लंब कितना है साहब, लंब है हमारे पास में एच, और आधार कितना है साहब हमारे पास में एक्स। कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ लिखेंगे। अब देखो एक्स का जो मान है हम समीकरण 1 से रखते हैं। तो समीकरण 1 से किससे, समीकरण 1 से एक्स का मान, समीकरण 1 से अगर एक्स का मान हम रखें तो कितना आ गया जरा सोच के देखो। टेन की जगह लिखेंगे हम टेन, और 30 की जगह लिखेंगे टेन का टेन सॉरी, टेन की जगह लिखेंगे टेन, 30 का मान लिखना है ना अपने को। तो टेन 30 का मान कितना होता है बताइए हमारे पास में। टेन 30 का मान होता है ओनली 1/√3 एंड बराबर करेंगे एच अपॉन एक्स। एक्स का मान कितना है हमारे पास में, तो 50/√3, 50/√3। देखो ये जो √3 मेन बटावा यहाँ है, ये मेन बटावा है। तो √3 कहाँ चला गया, सीधा ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो गया। तो अगर ये ऊपर आएगा तो क्या कंडीशन बनेगी देखिए। ये लिखा हुआ है 1/√3, तो लिखा हुआ है ही है एंड बराबर। ये √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर हो जाएगा √3, और ये एच बाहर है। और बटाव में हमारे पास में लिखा हुआ है 50 यानी 50 लिखा हुआ है। तो इतना हमें आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसा है इंटू इंटू कर लो, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे करेंगे सबसे पहले। तो √3 को √3 से करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, साथ में आ रहा है एच एन बराबर। 50 को 1 से करेंगे तो 50 आएगा। एंड एच की जो वैल्यू निकालनी है वो लिखेंगे 50/3। और एच का जो मान आ जाएगा 50 का भाग इसमें, सॉरी 50 में 3 का भाग दे दो। तो मैं 50 में 3 का भाग दूंगा तो कैसे देते हैं, देखिए डायरेक्ट कैसे देते हैं वो देखते हैं। भाई 3 का भाग हम 50 में, मुझे पता है नहीं जा रहा है, लेकिन फ्रैक्शन में तो लिख सकते हैं। कैसे, 3 एकम 3 इस तरह से। फिर 2 बच गए, ये हो गए हमारे पास में 20। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। तो ये 6 बार चला जाएगा। देखो 18, 20 में से 18 के कितने बच गए, 2। तो हम ऐसा लिखते हैं सर 2 बच रहे हैं ना, तो 2 में अभी भी 3 का भाग देना बाकी। एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपको समझ जाने के लिए। सर हमने 50 लिखा है, इसमें 3 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, फिर हो गए 20। 6 हो जाएंगे हमारे पास में 18, और यहाँ बच जाएगा 2। तो अभी भी 2 में 3 का भाग देना बाकी है, तो अभी भी देना बाकी है, इसलिए हम लिखते हैं 3/2, 2/3 इस तरह से। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 and 2/3, यानी कि 16 सही 2/3 मीटर जो है उस भवन की हाइट हो जाएगी। ठीक है, लगभग 4 या 5 मंजिला होना चाहिए, या फिर 4 मंजिला होना चाहिए, इस तरह से भवन की जो हाइट ये हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके जो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट की तरफ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 10वां क्या कह रहा है। थोड़ा सा बड़ा है, समझने जैसा है सिंपल है, पर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो ये सवाल हो जाएगा। बस थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा दे रखा है, पर देखो पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। देखिए हमसे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक 80 मीटर 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगाए गए हैं। देखो सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर। देखो अगर मैं सड़क बनाना चाहूँ तो सड़क कुछ इस तरह से जा रही है, जैसे इस तरह सड़क आती है। ये अपनी डिजाइन थोड़ी सी क्या अच्छी है, मैं थोड़ी सी बड़ी बना देता हूँ इसको। 80 मीटर है सड़क की चौड़ाई, तो शायद जो सड़क होनी चाहिए मेरे हिसाब से ऐसे है। तो ये सड़क है, ऐसे ही मान लेते हैं, है ना। ये सड़क इस तरह से, तो ये सड़क जा रही है इस तरह से, ये सड़क ही तो है।
वही सड़क ही तो है इस तरह से, ये सड़क है इस तरह से, ठीक है। इस सड़क के दोनों ओर क्या लगा हुआ है, ये कह रहा है हमारे पास में एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। देखो ऐसा कहना चाह रहा है, भाई एक खंभा यहाँ लगा हुआ है इस तरह से, एक खंभा यहाँ है, और दोनों समान लंबाई के, सेम डिफरेंस के, एक खंभा यहाँ है इस तरह से, ठीक है। हम वो डायग्राम बना लेंगे, पर एक बार समझ लेते हैं ऐसे ही, जहां हमारे पास में समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक साहब हमने समान लंबाई के लगा दिए, और इन खंभों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है हमारे पास में, 80 मीटर है। देखो ये कितनी है हमारे पास में, ये 80 मीटर है इन खंभों के बीच की दूरी, ठीक साहब। हमने माना सड़क की जो चौड़ाई होगी वही इस खंभों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो सड़क के हमसे क्वेश्चन वाला फर्स्ट लाइन में यही कहना है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, तो सड़क की जो चौड़ाई है वही इन खंभों के बीच की चौड़ाई हो जाएगी, यही तो क्वेश्चन वाला कह रहा है हमसे। फिर ठीक है, अब हमसे ये क्वेश्चन वाला कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं अपन, कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री। देखो ये यूं कहना चाह रहा है, इस खंभों के बीच में, सड़क के ऊपर, ये खंभा ये है, एक खंभा ये बीचों बीच नहीं कह रहा है, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये डायग्राम थोड़ा सा, हाँ यही ले लेते हैं। अब इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण एक तो ये वाला है और एक ये वाला, इस तरह से ये यूं कहना चाह रहा है। तो यहाँ मान लेते हैं ए, ये बी मान लेते हैं, और ये सी मान लेते हैं, और ये डी मान लेते हैं। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा यहाँ बनाना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए। भाई यहाँ डायग्राम समझ में आ गया, अब मैं थोड़ा सा अच्छे से यहाँ बना देता हूँ। देखिए भाई ये हमारे पास में सड़क थी, सड़क की चौड़ाई, एक खंबा जो है वो यहाँ पे था, भाई खंबा यही है, एक खंबा यहाँ पे और फिर से था इस तरह से, दो खंबे दे रखे हमारे पास में, इन दोनों की हाइट सेम है। तो सर ये अगर एच है तो हमें पता है ये भी कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी, ठीक। इस सड़क के ऊपर हमने कोई बिंदु ले लिया, यहाँ पे ले लिया बिंदु इस तरह से, ठीक है, और इसको मैं इससे मिला देता हूँ। एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु हमारे पास में यहाँ इस तरह से मिला लेंगे, ठीक। इसका नाम दे देते हैं ए, ये दे देते हैं बी, ये सी, ये डी, और ये ई। नाम इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ये बताओ कि ये पूरी कितनी की है हमारे पास में, 80 मीटर की है, ये हमसे कह रहा है, ठीक है। ये हमने इस पे यहाँ बना दिया इस तरह से। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन वाला लास्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, वो यूं कह रहा है कि खंभों की ऊंचाइयां और खंभों के जो बिंदु हैं वो दूरी याद कीजिए, खंभों से बिंदु की दूरी, एक तो हमें ऊंचाई निकलनी है, ये वाला और ये वाला निकालना है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि ये वाला बिंदु है, देखो ये पूरा 80 का है, मैं इसको x मान लो, मान लेते हैं हम इसको x मान लेते हैं समझने के लिए। तो अब ये कितना हो जाएगा बताओ मेरे पास में, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्यों होगा, तो ये पूरा अगर 80 का है, मैं कह रहा हूँ अगर ये 20 का है, तो बचा हुआ ये कितना होगा, 60 का होगा ना। तो कैसे निकालेंगे, 80 में से 20 घटाएंगे तो 60 बच जाएगा, ऐसा ही करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने x मान लिया, तो ये पूरा 80 का है, तो 80 में से x घटाएंगे तो ये आ जाएगा। भाई इतनी सी बात हमें पता है, ठीक है, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। फिर दूसरा, अब हमसे कह रहा है हमें एक तो इसकी ऊंचाई निकालनी और ये निकालनी। अच्छा इसने एंगल के लिए कहा है, मुझे मेन बात एंगल से बनानी है। देखिए हमसे कह रहा है एंगल एक तो है 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री है। अब मुझे बताओ कि मैं 60 किधर लिखूं और 30 किधर लिखूं, क्योंकि इन दोनों की हाइट तो बराबर है इस तरह से। तो मैं क्या करूं यहाँ पे, इधर 60 लिखूं या 30 लिखूं, सोच के बताओ जरा थोड़ा सा। इधर 30 लिखूं या मैं 60 लिखूं, साहब इधर 60 आएगा, 60 क्यों आएगा, और इधर 30 आएगा, इधर 30 क्यों आएगा वो समझते हैं। देखिए कैसा आएगा मैं बताऊं, जैसे मैंने आपसे कहा जब भी हम किसी चीज के पास में जाते हैं तो एंगल बढ़ जाता है। कैसे, देखो यहाँ अगर हम समझे ऐसा इस तरह से, तो ये हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ हम आराम से देखेंगे तो ये एंगल देखो अभी जमीन से थोड़ा छोटा है इस तरह से, लेकिन जैसे हम इसके पास में आ गए अब देखो ये एंगल बड़ा हो गया पूरा, समझ सकते हैं आराम से। अभी यूं है और अभी लाइन यूं खड़ी हुई है, और अभी देखो इसके सापेक्ष ये इतना छोटा सा है, और अब ये यूं हो गया पूरा पूरा, देखो इस तरह से। तो एंगल जब हम पास में जाते हैं तो एंगल क्या होता है, बड़ा होता है। तो जिधर भी हमने बनाया, अगर ये बिंदु में यहाँ बना था तो इधर बनता 60 और उधर बनता 30, इतना हमें समझना है, बस बात इतनी सी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसको बिगाड़ देते हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल, इन दोनों में से कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही एक्स और एच में है। तो सबसे पहले हम इस वाले को ले लेते हैं, छोटे वाले को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस और एच ही है। तो हम सबसे पहले लेते हैं मान लेते हैं यहाँ पे समकोण जो त्रिभुज है इसका नाम लेते हैं ई डी सी में, या फिर सी डी ई में ले लेते हैं, सी डी ई में। हमें पता है समकोण त्रिभुज है, तो ये डी वाला क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ये है हमारे पास में आधार और ये है हमारे पास में लंब, क्योंकि 90 के सामने है ना, तो हम सीधा लिखते हैं लंब कितना है, हम मान लेते हैं, हम लंब मान रहे हैं एच, और जो इसका आधार है, क्या है इसका आधार, और आधार वो हम मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं, एक्स मान लेते हैं। और इसका जो थीटा बन रहा है, कोण बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री का, इतना ही है। अब देखो लंब बटा हुआ आधार जो फॉर्मूला होता है वो टेन थीटा का होता है, और टेन थीटा हम लिखते हैं ला, यानी एल अपॉन ए, इस तरह से। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। टेन की जगह लिखेंगे टेन और थीटा की जगह लिखेंगे 60 एंड बराबर लंब कितना है, सर लंब हमारे पास में है एच, और एक्स कितना है, सॉरी आधार कितना है, एक्स, इस तरह से।
इसका मान हम शुरू से पता है, √3/1 होता है। और यहाँ लिखेंगे एच और एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आंसर आएगा? देखो, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे, पहले एच को कर लो। तो एच का जो मान आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, x√3, इस तरह से। तो इसको इससे इंटू करेंगे तो यही आंसर आएगा। देखो, इसको इससे इंटू करेंगे तो एच आ गया, इसको से। तो एच की जो वैल्यू आ रही है वो इस तरह से आ रही है, यहाँ हम मान लेते हैं 1, इस तरह से। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वाला ट्राइंगल के अंदर, इसके अंदर। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। ट्राइंगल लिखेंगे ए बी सी में। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इस वाले अगर ट्राइंगल को हम लेते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहले लिखो लंब, क्योंकि हम लंब, इसमें हमें हाइट निकालनी दोबारा से, तो हम लंब लेंगे एच। ठीक है, और इसका आधार, आधार कितना है? देखिए आधार कितना है साहब हमारे पास में, 80 माइनस एक्स, इस तरह से। और थीटा जो हमारे पास में बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। और हम अच्छे से जानते हैं लंब बटा हुआ आधार, यानी कि जो टेन थीटा होता है वो होता है ला L/A, इस तरह से L/A। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं सोल्व। देखिए वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कितना आएगा, टेन की जगह रखेंगे टेन, टेन थीटा हमें पता है सर 60 डिग्री है, सॉरी माई मिस्टेक, 30 लिखना है यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे हम 30 डिग्री, इस तरह से। ठीक, एंड बराबर लंब कितना है हमारे पास में? सर लंब है एच है। ओके सर, आधार कितना है हमारे पास में? सर आधार है 80 माइनस एक्स। टेन 30 की वैल्यू हमें अच्छे से पता है, 1/√3 होती है, ये हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एन एच का मान, एच का मान हमने निकाल रखा है x√3। यहाँ लिखेंगे x√3 एंड बटावा लिखेंगे 80 माइनस एक्स। और यहाँ कहाँ से लिखा हमने एच का मान? समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से एक्स बराबर, सॉरी एच बराबर, समीकरण 1 से क्या लिखा हमने? एच बराबर x√3। ये लिखना थोड़ा सा सही रहता है, ताकि वैसे तो एग्जामिनर को पता होता है कि हमने कहाँ से लिखी है, बट फिर भी थोड़ा हम ऐसा नोटिस डाल देते हैं, उसको पता रहता है कि हाँ बच्चे वहां से लिख रहा है, थोड़ा सा सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इसको से मल्टीप्लाई करो ना, इसको से मल्टीप्लाई करो। तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई से कर लेते हैं भाई, एक्स तो एक्स आ जाएगा, एंड √3 को √3 से करेंगे तो ओनली 3 आएगा, तो मैं यहाँ इंटू करके 3 लिख देता हूँ इस तरह से। और 80 को इससे इंटू करेंगे तो ये ऐसा कैसा आएगा, 80 माइनस एक्स। अब देखो हम 3 को एक्स से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 3x, और ये x इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये x बन जाएगा, सामने लिखा हुआ है 80। 3x और 1x, ये 1x लिखा हुआ है, 3 और 1 कितना होता है हमारे पास में? 4x, एंड सामने लिखेंगे 80। तो x का जो मान आएगा वो आएगा 80/4। ये इंटू में इसलिए बटा में चले गए, तो 4 को हम इससे कटेंगे कितने बार चलेगा? 20 बार कट जाएगा। तो x का जो सीधा सीधा मान आ रहा है वो 20 आ रहा है। लो साहब, मैंने बोला वही हो गया। हकीकत मुझे लगा नहीं कि मैंने सही बोला। भाई सर ये 20 है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 60, इस तरह से। ठीक है, तो x का मान तो आ गया 20। अब हमें किसका मान निकालना बताओ? h का मान निकालना है। कितना मान निकालना है? h का। तो h कितना है बताओ? h हमने भी निकाला यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे इस तरह से यहाँ पे कि खंभों की ऊंचाई सबसे पहले लेते हैं। खंबे जो है ना, खंभों की ऊंचाई, जो खंबे हैं उनकी ऊंचाई कैसे लिखेंगे बताओ? वो ले रखा है हमारे पास में h बराबर दे रखा है, कितना है वहां पे बताओ? ये रहा, ये खंबे की ऊंचाई है ना यहाँ पे, तो कितनी है? x√3 है साहब हमारे पास में। तो h कितना आएगा? x की वैल्यू हमने अभी निकाल रखी है, कितनी आई है? समीकरण नंबर 2 से हमने निकाली है 20। तो ये 20 और साथ में √3 आ जाएगी, ये मीटर आ गया। ये आ गया हमारे पास में खंभों की ऊंचाई। और बिंदु से दूरी, देखो खंभों से बिंदु की दूरी यहाँ लिखेंगे, खंभों खंभों से बिंदु की दूरी कितनी है बताओ? दूरी कितनी है? ये दूरी लिखा हुआ है ना, एरी नहीं दूरी है, कितनी है? 60 और 20 है। 60 वो क्या है? 20 है, इस तरह से। ठीक है, 60 और 20 क्यों लिखा भाई सर? ये 20 है तो ये कितनी हो जाएगी? 60, इस तरह से दोनों खंभों से लिखनी थी। एक की जगह हमें 60 है और एक कितनी हमारे पास में 20, इस तरह से। ये रहे आपके आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, यानी हम क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला वाला। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यानी 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा समझते हैं अच्छे से। एक बार अगर आपने डायग्राम बना लिया तो फिर ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। तो चलिए सीधा डायग्राम की तरफ, वैसे डायग्राम बना रखा है तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं, दोनों काम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हमें डायग्राम समझ में आना चाहिए, तो एक बार हम क्वेश्चन को रीड करें थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमसे? 11वां क्वेश्चन, कि एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। एक तो होता है क्षैतिज और एक था ऊर्ध्वाधर। ये है ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज। क्षैतिज होता है ऐसे और ये होता है ऊर्ध्वाधर, यानी ऊपर की तरफ। उस आप ऐसे याद रखो, ऊपर की तरफ ऐसे। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? ऊपर ऐसे ऐसे खड़ा हुआ है, इस तरह से, जैसा कि हमारे चित्र में दिख रहा है। ये इस तरह से जो टावर है वो खड़ा हुआ है इस तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है साहब,
और फिर हमसे कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो ये तो बना ही रखा है, मैं थोड़ी सी आपकी और हेल्प कर देता हूँ। देखिए ये कह रहा है हमसे कि साहब ये हमारे पास में क्या है, एक टावर है। सॉरी, देखो ये टावर है हमारे पास में इस तरह से, और ये नदी है, यहाँ जो नदी बह रही है, जैसे मान लो ये नदी बह रही है इस तरह से, नदी इस तरह से बहती है, नदी नदी जैसे मैंने पहले चित्र बनाया था वैसे नदी बह रही है इस तरह से। तो ये नदी बह रही है, इसके बीच में जैसे यहाँ नदी बह रही है, नदी, या नदी चल रही है, नदी चल रही है इस तरह से, टक 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 नदी बह रही है। तो नदी का एक किनारा ये है और एक किनारा ये है। दूसरे किनारे यहाँ से नदी इस तरह से बह रही है, जैसे यहाँ से पानी आ रहा और निकल रहा है, तो खंबा तो ऐसे लगा होगा ना इसके ऊपर इस तरह से, यहाँ लगा हुआ इस तरह से, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि नदी के एक तट पर तो लगा हुआ ये इस तरह से केबल टावर लगा हुआ है, जो भी क्या कहना चाह रहा है, हाँ टीवी टावर लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरा हमसे कहना है कि इस बिंदु से दूसरे तरफ से इधर से, तो ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का बताओ। ये हमसे कह रहा है कि 60 डिग्री का, यही तो कह रहा है, 60 ही तो है, 60 ही क्या, हाँ देखते हैं। ये हमसे कह रहा है, एक बार हम रीड कर लेते हैं वापस से। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उधर खड़ा हुआ है, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर एक इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, भाई इस तट पे यहाँ इसकी बात कर रहा है, इस बिंदु से यहाँ हम मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, और ये मान लेते हैं सी, बेहतर है। इसी तट पर, इस वाली बात नहीं कर रहे हैं, इसी तट पर इससे 20 मीटर की दूरी पर, यहाँ पीछे की तरफ आना है, ऐसा आगे नहीं जाना है, इस पीछे की तरफ आना है, यहाँ आ गए हम इस तरह से पीछे आएंगे, ठीक है। ये बिंदु और मान लेते हैं हम डी, इस तरह से मान लेते हैं, हम थोड़े से पीछे आ गए, ठीक साहब। अब हमसे कह रहा है इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, ये 20 मीटर की दूरी मान लेते हैं, ये 20 मीटर है, डीसी जो है हमारे पास में कितनी है, 20 मीटर है इस तरह से। हाँ, तो 20 मीटर की दूरी पर जो है, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भाई अगर इससे मैं क्या लूं, 20 मीटर दूरी जो ये इसी लाइन पे आ रहा है इस तरह से, ठीक है, और इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये पाद बिंदु वाला क्या कंसेप्ट था कि भाई इसको अगर 20 मीटर बिंदु तो यहाँ सब जगह हो सकते हैं, लेकिन ये लाइन जो जा रही है ना इसके पाद तक जा रही है, इसी लाइन के ऊपर कोई बिंदु है, तो ये बिंदु यहाँ हो गया, और ये जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है हमारे पास में, 30 डिग्री बन रहा है। और हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि किसकी ऊंचाई निकालनी हमें, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई तो साहब यही होगी, ये टावर की ऊंचाई है, और नहर कहाँ है, यहाँ पानी जा रहा था, ये पानी वाला सीन है, यहाँ जा रहा था, और इससे 20 मीटर हमने दूर लिया है, तो हमें ये वाली निकालनी है, और इसको हम मान लेते हैं एक्स इस तरह से, ठीक है। बस इतना सा है और कुछ नहीं है। तो अब हम इसको कर लेते हैं सोल्व। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखिए हम सबसे पहले यहीं लिख लेते हैं, यहाँ यहीं से शुरू करते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ लिख रहे हैं नीचे की तरफ, ताकि हमें थोड़ा सा समझने में आसानी, हमारे पास थोड़ा स्पेस बच जाएगा। तो देखो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये एच को और एक्स में रिलेशन देख लेते हैं, और फिर इस पूरे वाले को सोल्व कर लेते हैं। एक बार ये वाला ट्राइंगल लेना है और एक बार ये वाला ट्राइंगल लेना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप वो ट्राइंगल पहले लो जिसमें थोड़ी माथाफोड़ी कम है। भाई इस वाला ट्राइंगल में माथाफोड़ी कम है, क्योंकि इसमें ये वाली और ये वाली दो चीजें नहीं लेनी पड़ रही है अपने को। तो ये छोटा वाला ट्राइंगल पहले ले लिया करो, ताकि उससे क्या होता है कि हमारे पास में थोड़ी माथाफोड़ी नहीं होती है, इजी वे में सोल्व होता है, फिर उसको सोल्व करने में आसानी रहती है। तो देखिए हम ये छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी में, यहाँ लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी और सी, यहां तक ही ले रहे हैं हमें ना, ए बी सी में क्या लिखेंगे बताओ। ये है हमारे पास में लंब, लंब कितना है बताइए हमारे पास में, सर लंब है हमारे पास में एच, और जो हमारे पास में आधार है, आधार कितना बताओ, ये एक्स मान रहे हैं हम, आधार कितना हमारे पास में एक्स है, और जो थीटा है हमारे पास में वो है 60 डिग्री, ठीक है। यहां तक तो हमें दिक्कत है कोई है ही नहीं। फिर हम यहाँ लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। अब बताओ मेरे को, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है हमें, इसमें क्या लेना है, लंब बटा हुआ आधार, टेन थीटा, हम अच्छे से बताएं, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा हुआ आधार, ठीक। तो यहाँ इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, टेन की जगह लिखेंगे टेन, थीटा की जगह लिखेंगे 60 डिग्री, एंड लंब कितना है हमारे पास में, लंब है हमने मान रखा है एच, और आधार कितना मान रखा है एक्स। 360 की वैल्यू कितनी होती है, ओनली √3, और इसके नीचे लिख देते हैं एक, और एच बराबर लिखेंगे इस तरह से। तो इसको हम कैची गुणा कर देते हैं जैसे पहले किया था, इसको इससे इंटू कर लो, इसको इसको इंटू कर लो, तो यहाँ से सीधे हम किसकी मानने गए थे, एच का मानने गए, सिंपल सा। फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो ये एच आ जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो √3 एंड साथ में एक्स लेंगे, एक्स एंड रूट के अंदर नहीं है ना, इसको डाल दे समीकरण नंबर 1, ठीक है। भाई हमारे पास में एच की वैल्यू आ गई, भाई इसका मान आ गया। अब इस पूरे वाले बड़े वाले को ले लेते हैं, उससे क्या हो जाएगा हमारे पास में थोड़ा सा सवाल सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएगा। देखो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, ट्राइंगल ए बी डी में, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये ए बी सी दिख रहा है, सॉरी ए बी सी नहीं है, माई मिस्टेक, ए बी डी है, ए बी डी है, यहाँ तक लेना है, ठीक है। तो अब बताइए मेरे को कि इसके अंदर थीटा कितना है, थीटा है हमारे पास में 30 डिग्री,
लंब कितना है इसके अंदर? सर लंब जो है हमारे पास में h है। ओके। और इसके अंदर आधार कितना है? सर आधार 20 प्लस एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 एंड प्लस लिखेंगे हम एक्स इस तरह से। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, हम चलते थोड़ा सा आगे की तरफ। वही हम लिखेंगे टेन थीटा। क्यों लिखेंगे? क्योंकि लंब बटा आधार ला एल अपॉन ए। तो बताइए टेन की जगह हम लिखेंगे टेन, थीटा की जगह हम लिखेंगे 30 एंड बराबर लंब कितना है हमारे पास में? सर लंब है एच एन बटावा यहाँ पे आधार कितना है? 20 प्लस एक्स। 20 प्लस एक्स। अब हम थोड़ी सी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या भाई? 30 का मान कितना होता है? टेन 30 का मान होता है हमारे पास में 1/√3। लो साहब मैंने 1/√3 फिर से लिख दिया इस तरह से। एन बराबर एच का मान कितना है? सर एच का मान तो हमें अभी निकाल रखा है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे एच का मान कितना है? √3 एक्स बटा हम करेंगे 20 प्लस एक्स। और ये मान हमने कहा से रखा बताओ? समीकरण एक से। यहाँ लिखना अच्छी अच्छी बात है, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से। किसका मान निकालना? एक्स का मान, सॉरी एच का मान निकालेंगे। हमने किसका मान निकाला था? एच का मान। तो एच का मान कितना आ रहा था हमारे पास में? √3 एक्स। इसको कुछ नहीं करेंगे, केची गुणा करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो इसको इससे इंटू करो बोला, क्योंकि हम एक्स वाला को पहले लिख लेते हैं। तो इसको इससे इंटू करेंगे पहले, तो कितना आंसर आएगा बताओ? थोड़ा सोच के बताओ भाई। √3 को √3 से करेंगे तो ओनली 3 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 साथ में एक्स एन बराबर। इसको इससे इंटू कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास में 20 एन प्लस लिखेंगे हम एक्स। तो सिंपल चल रहा है अभी तक, सवाल कोई दिक्कत नहीं। एक्स को इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 3 एक्स माइनस करेंगे एक्स एन बराबर लिखेंगे 20। ठीक। अब देखो ये 3 में से एक चला जाएगा, ये एक एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ बचेगा 2 एक्स एन बराबर करेंगे 20। तो एक्स का मान आ जाएगा 20/2 करेंगे, काटेंगे कितना आंसर आएगा हमारे पास में? 10। और एक्स का जो मान आ जाएगा वो आ रहा है 10। ये आ रहा है मीटर के अंदर। एक्स का मान 10 मीटर आ रहा है, सोच के देखो एक्स का मान 10 मीटर आ रहा है। सर एक्स कहाँ है? ये रहा सर एक्स। एक्स का मान कितना आ रहा है हमारे पास में? 10। मतलब ये जो नहर की चौड़ाई है, ये किसकी है? नहर की चौड़ाई। हम एक साथ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है ऊंचाई। तो ये वाला मान कहाँ रखते हैं? समीकरण नंबर एक के अंदर। तो ये रखेंगे समी सबसे पहले लिखते हैं, ये जो हमारे पास में क्या था बताओ? ये हमारे पास में टीवी टावर था ना, टीवी टावर ही है बिल्कुल। तो टीवी टावर की ऊंचाई यहाँ सीधा लिख देते हैं, टावर की ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे लिखेंगे बताइए? ऊंचाई का मान कितना था बताओ? एच बराबर था √3 और साथ में था हमारे पास में एक्स इस तरह से। तो एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू 10, और आंसर आ जाएगा 10√3। ये तो हो गया टीवी टावर की जो भी है ऊंचाई। और अब हमें क्या निकालनी है? नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई हमने एक्स का मान निकाल रखा है समीकरण 2 से, एंड साथ में लिखना है नहर की चौड़ाई में यहाँ लिख लेता हूँ, नहर की जो है हमारे पास में चौड़ाई वो कितनी है बताइए? हमारे पास में 10 है, 10 मीटर हो जाएगी हमारे पास में। बस ये हो गया इसका सवाल का आंसर। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, उसको समझते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास में केबल टावर है, ये केबल टावर है, थोड़े सी हाइट मान लेते हैं इसकी आराम से अच्छे से, ये मान लेते केबल टावर है इस तरह से, ये ठीक है। और ये भवन है इस तरह से, और भवन की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर है भाई, हमसे तो यही तो कह रहा है। और इसके शिखर से दोबारा से हम देख लेते हैं, ये तो कह रहा है हमारे पास में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। भाई ये केबल टावर है, इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है हमारे पास में? कितने डिग्री का हमारे पास में? हाँ 60 डिग्री का है। अरे यार ये कैसे हो सकता है? भाई ये कैसे होगा कि हम यहाँ एक सीधी लाइन, आधार तो होना चाहिए ना, बिना आधार के कैसे कौन बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो हम एक आधार बनाएंगे, ये आधार हो गया इस तरह से। तो ये कितने का है बताइए हमारे पास में? 60 डिग्री का है इस तरह से। ठीक है। फिर हम मानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी 45 डिग्री है। देखो इस तरह से मैं बताऊं आपको, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि मैं भवन हूँ। मैं क्या मान लेता हूँ? मैं भवन हूँ और सामने कोई केबल टावर है इस तरह से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास में केबल टावर इस तरह से है यहाँ। ठीक है, तो मैं अगर ऊपर की तरफ देखूँ ऐसे, तो मेरा आधार ये रह गया। ऊपर की तरफ देखूंगा तो ये जो बन रहा है कितने बन रहा है? 60 का बन रहा है। और ऐसे ही अगर मैं इसके जो ये केबल टावर है इसके नीचे जो पेंदा है इस तरह से, इसको देखूं तो आधार तो मेरा अभी भी यही रहा। भाई ऊपर देखूंगा तो इसी आधार से देखूंगा, नीचे जाऊंगा तो इसी आधार से देखूंगा। इसका मतलब यहाँ जो कोण बन जाएगा वो पहले अवनमन कोण बनेगा उल्टा। तो अवनमन कोण कैसे बनेगा? देखिए अवनमन कोण बनेगा, अवनमन जो कोण बनेगा वो थोड़ा सा इस स्टाइल से बनेगा। ये थोड़ा चित्र देख लेना आप, ये वाला, ये अवनमन कोण यहाँ बन रहा है, ये 45 का है हमारे पास में। तो अब एक्चुअली में क्या है कि अगर हम 45 का लेंगे तो दोनों में आधार ये आएगा, फिर ये 7 मीटर काम नहीं आएगा। भाई सोच के देखो, भाई अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर लूं तो ये ट्राइंगल हमारे पास में ये बन रहा है,
तो हमें इससे नहीं मतलब है, हमें ये वाला कोण चाहिए। तो ये है ना, समांतर रेखाएं होती है, तो अगर ये 45 का है तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 45 का हो जाएगा, ताकि हम इस 60 मीटर का यूज कर सकें। तो इसका हम नामकरण कर लेते हैं ए, फिर ये बी, फिर ये सी, फिर ये डी, और ये हमारे पास हो जाएगा ई। इस तरह सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार इस ट्राइंगल को ले लेते हैं और एक फिर इस पर ट्राइंगल को ले लेते हैं, इन दोनों को सोल्व करते हैं और आंसर निकालना है फटाफट से। देखिए अब बात है कि पहला कौन सा लें, तो पहला वो लेना चाहिए जिसके अंदर थोड़ा सा मान दे रखा है, उसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको लूँ ना तो मेरे पास में ये आ जाएगा, ठीक है, और अगर ये आ गया तो फिर ये भी आ जाएगा, और ये आ जाएगा तो फिर ये भी आ जाएगा। और हमें क्या पूछा गया है बताइए, हमसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन वाला, ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि टावर की ऊंचाई निकालनी है। टावर कौन सा बताइए, टावर ये पूरा है, ये कौन सा है, पूरा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो 7 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हमें सिर्फ एच निकालना है। आप गलती से एग्जाम के अंदर सिर्फ एच निकाल के राजी नहीं होना है कि हाँ मेरे आंसर आ गए साहब। अभी तक तो यहाँ एच निकलेगा, इसके अंदर 7 जोड़ेंगे तब इस पूरे की ऊंचाई निकलेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास में 7, क्योंकि ये 7 दे रखी है इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं माना। ये 7 है और ये एच है, क्योंकि हम त्रिभुज के अंदर इतना सा लेंगे, तो ये एच की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, फिर जो भी आंसर आएगा उसके अंदर 7 जोड़ देंगे। पहली बात तो ये। दूसरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जिसका एंगल 45 बनता है, तो ये वाला देखो, ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 का, तो ये 7 का, तो ये ऑटोमेटिकली 7 का हो जाएगा। ऐसा समझना है, जब भी 45 का दे रखा हो, हमारा सवाल कहीं गलत नहीं हो जाए, हम ऐसे चेक कर सकते हैं। भाई ये 45 का है, ये 90 का है, ये ऑटोमेटिक 45 का होगा, जिसके दोनों कोण बराबर होते हैं, दो भुजाएं भी बराबर होती है। ये 7 का तो ये भी 7 का हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये 7 का तो ये भी 7 का हो जाएगा, फिर इससे हम आराम से निकालेंगे, ये निकल जाएगा इस तरह से। तो 7 कैसे आ रही देख लेते हैं। सबसे पहले इस वाला ट्राइंगल को सोल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ई डी सी में, या सी डी ई में, सी डी लिख देते हैं, थोड़ा सा लिखा, सी डी ई में। सबसे पहले लंब लिख लेते हैं, इसके अंदर लंब कितना है, साहब लिखते हैं हम लंब, और लंब कितना हमारे पास में कितना है, 7 मीटर दे रखा है। और अब हम लिखते हैं इसका आधार, और आधार भी हमें पता है कितना है, बताओ। आधार नहीं दे रखा, इसको हम मान लेते हैं एक्स, कितना मान लेते हैं, एक्स। तो ये हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। और यहाँ आगे लिखते हैं माना की, माना आधार कितना है, एक्स, इस तरह से, ठीक। इसके अंदर कोण जो बन रहा है थीटा, वो बन रहा है 45 का। कोई दिक्कत ही नहीं है, हम सोल्व कर लेंगे आराम से, हमें अच्छे से आता है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ हम लिखते हैं टेन का फॉर्मूला लगाएं सीधा सीधा फटाफट से। यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटावा आधार, तो यही फॉर्मूला होता है। तो टेन की जगह लिखेंगे टेन, थीटा की जगह कितना लिखेंगे बताइए, 45, एंड लंब कितना है साहब, लंब हमारे पास में 7 है, और आधार कितना है हमारे पास में, एक्स है। सही है, यही तो हम लिख रहे हैं, आधार ये है, लंब ये है। 3 45 का मान 1/1 होता है, सामने लिखेंगे 7/x, इसको कैची गुणा कर लो इस तरह से। तो देखो x का मान कितना आया हमारे पास में, 7, यानी आधार जो है वो 7 है। मैं यही तो कह रहा था आपसे, जब भी यहाँ 45 हो, ये भी 45 का होता है, दो कोण बराबर है, आमने सामने की भुजा मतलब दो भुजा भी क्या होती है बराबर, कोणों के सामने वाले सम्मुख भुजा भी क्या होती है बराबर। तो ये 7 आ गया, ओके सर, अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आराम से, कैसे कि सर जो बी ई वो बराबर है किसके, सी डी के, और ये किसके बराबर है, एक्स के। तो बी ई का जो मान होगा वो सी डी के बराबर होगा, और उसका मान आया 7, तो इनडायरेक्टली बी ई का मान भी कितना हो जाएगा हमारे पास में, 7 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बस अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल का नाम लिखना है और सोल्व करना है। ट्राइंगल कौन सा है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, इस तरह से लेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी एंड ई में। वही सबसे पहले लिखते हैं हम लंब, लंब कितना बताओ, लंब अभी इतना ही है, ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी, इसको हम मान लेते हैं एच, क्या मान लेते हैं, एच लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इसका आधार बी ई है, तो मैं लिखूंगा इसका आधार, कोष्टक में लिखूंगा बीई, और इसका मान हमने अभी निकाला है, कितना आ रहा है हमारे पास में, 7। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं पहले से ही, ठीक है। और थीटा का जो मान है, कौन है थीटा कितना है सर, ये थीटा 60 डिग्री है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 60 इस तरह से, ठीक है। अब हम लिखेंगे टेन 60 बराबर लंब बटा आधार, इस तरह से। वही फॉर्मूला जो हम इतनी देर से यूज कर रहे थे, ला कह सकते हैं, ला यानी एल अपॉन है, इस तरह से, ठीक है। टेन की जगह टेन, 60 की जगह 60, थीटा लिखना था, सॉरी 60 बाद में लिखते हैं, ये थीटा, यहाँ लिखेंगे टेन की जगह टेन, थीटा की जगह लिखेंगे 60, लंब कितना हमारे पास में एच है, और आधार कितना हमारे पास में 7 है, इतना सा है। इसका मान कितना बताओ, यहाँ होता है ओनली √3, 60 के अंदर ऊपर आता है एन बराबर एच बटावा 7 करते हैं, इसको कैची गुणा कर दो, इधर से इधर से इधर से, तो इसको इससे करेंगे, उसको इससे करो, तो एच का जो मान आ रहा है, एच बराबर 7 को इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा 7√3, समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास एच का मान है। क्या ये ऊंचाई है टावर की, मतलब जो भी है, ये क्या थी हमारे पास में, ये जो भी केबल टावर या भवन जो भी था हमारे पास में, ये क्या इसकी ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई क्या, नहीं, ये इसकी ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई ये तो हमने एच का मान इतना निकाला, हमें तो पूरा निकालना है, यानी कि अब हम लिखेंगे
पूरे जो टावर है उसकी हम लिख लेते हैं ऊंचाई। यानी कि जो हमारे पास में टावर है, टावर की ऊंचाई, टावर की तो निकालनी है, यानी कि टावर की ऊंचाई क्या है हमारे पास में, टावर की ऊंचाई। जो टावर की ऊंचाई हो जाएगी क्या हो जाएगी बताओ, इस पूरी, यानी ये पूरा लिखना है हमारे पास में, हम लिखेंगे एसी और टावर की ऊंचाई एसी है, और वो लिखते हैं हम ए बी प्लस बी एंड सी, इस तरह से। तो एसी का मान कितना आएगा बताओ, ए बी तो हमने अभी निकाल रखी है, कितनी निकाली बताओ, एच का मान यही तो है 7√3 एन प्लस बी एंड सी जो हमने पहले निकाल रखी थी, कितनी आ रही है हमारे पास में, 7 आ रही थी, एक्स आ रही थी, तो 7 मान लेते हैं। इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन आ जाएगा 7, अंदर बढ़ जाएगा √3 + 1, तो ये ए सी का मान आ गया इस तरह से, और इसको डाल समीकरण नंबर 2। और यही तो टावर की ऊंचाई है, यही तो क्या है, टावर की ऊंचाई 7√3 + 1, ये हमारे पास में टावर की ऊंचाई है। कुछ नहीं किया, सिर्फ 7 में कॉमन निकली, यहाँ से और यहाँ से 7 बार आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा हमारे पास में इतना सा है। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट वाला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13, इसको एक बार समझते हैं अच्छे से, फिर इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन तैयार हमसे कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, देखिए लाइट हाउस क्या होता है एक्चुअल में, जैसे बड़े बड़े समुद्र तट होते हैं वहां पे क्या होता है कि उसको ध्यान रखने के लिए कौन सा जहाज कहाँ से आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो उसको पूरा देखने के लिए थोड़ी हाइट पे जाता है, ताकि उसको पूरा आगे वाला जो सीन है वो उसको पूरा पूरा दिखे, समुद्र के आगे क्या चीज है उसको पूरा देखे, तो उसको थोड़ा हाइट पे बनाया जाता है, ताकि दूर से भी कोई चीज आ रही है या जहाज आ रहा है तो उसको हम अच्छे से देख सकें। तो कह रहा है समुद्र तल से, जो समुद्र है ना पानी भरा हुआ, उसके तल से 75 मीटर ऊंचा, यही कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर यानी 75 मीटर ऊंचा ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, देखिए ये है हमारे पास में एक लाइट हाउस है, यहाँ से देखें तो ये है हमारे पास में एक लाइट हाउस है, यहाँ पूरा समुद्र मान सकते हैं इस तरह से, ये पूरा समुद्र है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ से देखने पर, इसके लाइट हाउस के हम ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से देखने पर हमसे कह रहा है कि 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण, अच्छा, इसने अवनमन कोण क्यों बोला पहले बताइए भाई। देखो दो जहाज है, मैं थोड़े से बना लेता हूँ भाई, एक आगे पीछे होगा, एक जहाज है इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है, एक जहाज ऐसा, और एक जहाज छोटा और मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, ये इस तरह से, ये इस तरह से जहाज यहाँ पे है, और दूसरा जो जहाज है वो इस तरह से यहाँ बना हुआ है, इसलिए ये जहाज मान लेते हैं, इसको झंडा लगा दे थोड़ा सा, क्योंकि जहाज के ऊपर झंडे होते ही होते हैं, हम थोड़ा सा लगा दे सकते हैं, तो ये मान लो जहाज है, एक जहाज यहाँ चल रहा है, थोड़ी अपनी पेंटिंग ऐसे ही समझ लेना थोड़ा सा क्या है, एक जहाज ये है, एक जहाज ये है इस तरह से, ठीक है, और ये पानी में चल रहा है इस तरह से, हम यहाँ से देख रहे हैं। अब ये कह रहा है अवनमन कोण क्यों कह रहा है, देखो पहली बात अवनमन कोण इसलिए कह रहा है क्योंकि जो भी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो, मान लो ये बिल्डिंग है इस तरह से, मैं मान लो यहाँ खड़ा है आदमी को, यहाँ खड़ा है इसके ऊपर, तो अगर ये सीधा देखे तो सीधा ऐसा बनता है इस तरह से, ठीक है, अब ये ऊपर से नीचे जा रहा है इस तरह से, तो अवनमन कोण यहाँ से बन रहा है, इसका आधार जो है वो ऊपर की तरफ है, इस आधार से वो नीचे देख रहा है इस तरह से, तो ये आधार कौन सा है इसका, इसका यहाँ पे जो भी भाई साहब खड़े हुए हैं उनका आधार ये है, एक्चुअल में इनका जो आधार है वो ये है। अब यहाँ से कोई आदमी देखेगा तो यहाँ एक जहाज को यहाँ देख रहा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ तक देख रहा है, और दूसरा जहाज देखेगा वो उस तरह से देखेगा, और दूसरा जहाज मान ले इसके पीछे आ रहा है वो यहाँ मान लेते हैं, एक जहाज यहाँ एक जहाज यहाँ, इस तरह से इसको मिला देते हैं, ये हो गया इसका आधार। नामकरण कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब थोड़ा सा इसको आगे पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में जाएगा इस तरह, ठीक है। क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाज, समुद्री जहाजों के अवनमन कोण जो है 30 और 45 है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, इनमें से 30 कौन सा होगा और 45 कौन सा होगा, भाई जो पास में है उसका कोण हमेशा बड़ा होता है, तो साहब ये वाला जो बड़ा कोण है वो हो जाएगा 45 का, और ये रहेगा 30 का, ठीक है, पास वाला 45 का रहेगा, दूर वाला जो है वो 30 का रह जाएगा, ठीक। अब हमसे कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहां दूसरे के ठीक पीछे है, मैंने वैसे बना लिया कि मुझे पता था इसका, ये इसके जस्ट पीछे है, यूनिक एक तो यहाँ है, एक इधर चल रहा है या इधर चल रहा है, दोनों एक सीधी लाइन में चल रहा है इस तरह से ठीक है। तो फिर हमसे कह रहा है ठीक पीछे है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी याद कीजिए। अच्छा, देखो ये, अच्छा पहले बताओ कि ये जो है कितना ऊंचा था, हमने सबसे पहले देखा था 75 मीटर ऊंचा है लाइट हाउस की, हाँ एक लाइट लगी हुई इस तरह से, लाइट हाउस से चारों तरफ घूमती रहती है, यूं लाइट इस तरह से चलती रहती है ताकि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा दिखता जाता है अपने को, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये 75 मीटर है, हमें ये दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, इसको हम मान लेते हैं एक्स, ठीक साहब, इसको एक्स मान लेते हैं, ये कितना होगा, इसको हम मान लेते हैं वाई, कितनी मान लेते हैं वाई, और हमें निकालना किसका मान है, एक्स का मान निकालना। देखो अब मैं एक्स का मान कैसे निकालूंगा, मैं पहले कौन से त्रिभुज को लूंगा वो अप्रोच लगाते हैं भाई। देखो ये 75 है, हम ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, इससे हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही y की वैल्यू आई फिर हम बड़ा वाला ले लेंगे, तो y की वैल्यू रखते ही x की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो अब हम लेंगे सबसे पहले ए बी एंड सी, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज दा भाई, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे हमारे पास में जो लंब है, लंब कितना है
75 मीटर है। और जो इसका आधार है, आधार कौन सा, ये वाला है, इसे हम मान लेते हैं वाई। माना आधार, माना जो इसका आधार है वो कितना मान लेते हैं वाई। और थीटा जो है, कोण कितना बन रहा है, 45 का बन रहा है, यहाँ 45 लिख लेते हैं, इस तरह से ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक। अब हम कर लें इसको थोड़ा सा सोल्व। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर, टेन थीटा बराबर लिखेंगे ला एल अपॉन ए। ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो टेन की जगह लिखेंगे टेन थीटा कितना है 45, यहाँ देखिए ये 45 है। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था अगर ये 45 है तो ये 90 है, ये 45 होगा, ये 75 है तो ये ऑटोमेटिक 75 का ही आएगा। देखो कैसा आएगा, यहाँ लिखेंगे ला एल अपॉन ए। टेन 45 की वैल्यू होती है 1/1। ठीक। और ये यहाँ मान रखना था, कोई बात नहीं, चलो चल दो। लंब कितना हमारे पास में 75 है, 75। आधार कितना हमारे पास में y है। इसको कैंची गुणा करेंगे तो y का मान कितना, देखो इसको इससे करेंगे तो, इसको इससे करेंगे तो इस तरह से 75 मीटर, समीकरण नंबर 1। ठीक है। ये 75 मीटर आ गया हमारे पास में। ठीक। ये तो हो गया y का मान। y क्या चीज है बताओ, ये जो हमारे पास में क्या है, C और B की दूरी है। अब जब y का मान आ गया तो हम x का आराम से निकाल सकते हैं। इस पूरे ट्राइंगल को ले लो इस तरह से, तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी एंड डी के अंदर, इसके अंदर हम देख रहे हैं। ठीक है। तो इसके अंदर लंब कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये बताओ। लंब हो जाएगा हमारे पास में 75, जो पहले दे रखा था वैसा का वैसा। और इसका जो आधार है इस बार हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई। और थीटा कोण जो है वो इस बार 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास में 30 डिग्री है। और वही हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, टेन थीटा का, क्योंकि लंब और आधार है। यहाँ लिखेंगे ला, इस तरह से। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं। अगर सोल्व करेंगे, देखिए सवाल सारे सिंपल सिंपल हैं, पर थोड़ा सा हमें अप्रोच लगानी पड़ती है हल्की हल्की। टेन की जगह लिखेंगे टेन, थीटा की जगह लिखेंगे 30। लंब, लंब वही है जो 75 था पहले भी। देखो इसका लंब जो है 75 है, ये पूरा लंब है। और ये इसका पूरा आधार हो जाएगा। तो आधार में इस बार मैं x प्लस वाई तो लिख रहा हूँ, लेकिन टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 एंड बराबर यहाँ लिखेंगे 75। और x की जगह तो हम x की ही लिखेंगे, और y का मान हमने अभी निकाला, जस्ट कितना निकाला समीकरण एक से, 75 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे x का मान हमने कहाँ से निकाला है, y का मान, समीकरण एक से किसका मान, y का मान, ऐसा लिखना है अपने को। ठीक है। नहीं लिखो तो भी चलता है, पर थोड़ा लिखना है नंबर में। कोई एग्जामिनर जो होता है उसको थोड़ा लगता है कि नहीं नहीं यार बच्चे का लेवल है इस तरह से, तो ये थोड़ा सा लिखना है। बाकी नंबर तो नहीं कटेंगे, अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको इससे कर लेते हैं, सबसे पहले इसको इससे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 75 बराबर, इसको इससे कर लेते हैं तो 75 एंड √3। ठीक। अब हमें एक्स का मान निकालना है, यही करना। देखो इस बार मैंने ना इसको पहले इंटू किया, देखो इसको पहले हर बार में इसको इंटू करते हैं। इसको क्यों पहले इंटू किया, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना था, तो एक्स वैल्यू को पहले इंटू कर लिया इस तरह से। इसको हम भेजेंगे उस वाली साइड के अंदर, तो एक्स बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो 75√3 तो पहले से था, और माइनस का 75 और आ गया। एक्स का जो मान आएगा इसमें से, और इसमें 75 हम ले लेते हैं कॉमन, अंदर कितना बचेगा, √3 - 1। तो यहाँ से 75 बार आ गया, यहाँ से 75 बार आ गया, तो यहाँ कितना बच गया, √3। और यहाँ से हमारे पास में बच गया 1, और ये मीटर है। इसको हम और सोल्व नहीं करेंगे। ये x क्या है, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों, दो नहीं, दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी है, दूरी 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 है, दो दूरी कितनी है, 75 √3 - 1 मीटर। ये रहे इसके फाइनल आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी इसके बाद में एक क्वेश्चन और रहेगा, फिर एक सवाल खत्म हो जाएगा। देखिए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, थोड़ा सा बड़ा है पर कोई दिक्कत वाली नहीं। वैसे डायग्राम बना रखे हैं, हम डायग्राम से समझेंगे और हम खुद भी चित्र बनाएंगे, दोनों काम करेंगे। चलिए तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, देखो लड़की की हाइट दे रखी है जैसा कि चित्र में बता रखा है। हम भी डायग्राम बनाएंगे ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी रहे। देखिए जैसे मान लेते हैं ये एक लड़की है, ठीक है, और इसकी हाइट दे रखी है, वो दे रखी है 1.2 मीटर, जैसा कि इसमें इसमें बता रखा है। हम थोड़ा सा लिखेंगे ताकि डायग्राम हम भी बनाएंगे, हमें भी पता होना चाहिए। मान लो डायग्राम नहीं दे तो फिर कैसे बनाएंगे, इस तरह से। तो ये हमसे कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कि 1.5 मीटर लंबी एक लड़की अ, भूमि से 88 मीटर ऊंचाई, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ओहो, मान लेते यहाँ पे कोई गुब्बारा है, यहाँ इस जगह पे, भाई इस जगह हम मान लेते गुब्बारा है, बलून है मान लेते सर, ठीक है। ये इसको देख रही है, तो लड़की यहाँ है, लड़की हाइट है यहाँ, उसकी यहाँ पे होगी, तो ये इस आंख इससे यहाँ देख रही है, और यहाँ एक गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। और ये जो गुब्बारा है ये जमीन है, जमीन स्तर, ठीक है।
ये तो लड़की है, ये जमीन है। ये यहाँ से इस जगह से पूरा ये जो हाइट है वो 88.2 है, जैसा कि हमें चित्र में भी दर्शाया गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चित्र में भी देखा है, हम फिर भी बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि पूरी हाइट कितनी है हमारे पास में, 88.2 है। ठीक साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमसे कह रहा है कि देखती है किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 डिग्री, किसी भी क्षण, इस समय मान लेते हैं इसकी आंख का जो उन्नयन कोण है। देखो मैं यहाँ आधार क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि वो आंख से देख रही है, जमीन से नहीं है, ये आंख से। ये कितने डिग्री का हमारे पास में, 60 डिग्री का है, इस तरह से। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ वो लड़की ऐसे खड़ी हुई थी एकदम से, उसको गुब्बारा दिखा होगा तो उसने गुब्बारे के ऊपर की तरफ देखा होगा, तो पहले यूं देख रही थी, ये हो गया इसका आधार, क्योंकि आंख से देखी, जमीन से नहीं देख रही है। तो यहाँ ऐसा देखेगी तो ये एंगल बनेगा, वो कितना बनेगा, 60 का बन जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो गुब्बारा है वो थोड़ी देर बाद, देखो ये कह रहा है कि 60 डिग्री, कुछ समय बाद में उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो गुब्बारा है वो उड़ते उड़ते यहाँ आया होगा, इस जगह से आया होगा, यहाँ यहाँ मान लेते हैं, ये गुब्बारा यहाँ आ गया उड़ते उड़ते इस तरह से। ठीक है, तो अब इसका जो कोण है वो थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा देखो यहाँ हो जाएगा ना, तो कोण थोड़ा छोटा हो जाएगा। और छोटा हो गया, कितना हो गया देख लेते हैं। ये छोटा हो गया, एंगल कितना बन गया देखो, एंगल जो है वो घटकर 30 हो जाता है इस तरह से। ठीक है, इसको हम बढ़ा देते हैं आगे की तरफ इस तरह से। ठीक है, ये एंगल घट के कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, देखो गुब्बारा ओरिजिनल में यहाँ से चल के यहाँ तक गया, यही तो है। तो इस पूरे को हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, और ये चल के गया है वो दूरी है हमारे पास में वाई। ध्यान से देखना इस तरह से। तो हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसा ही था, ये एक्स, ये तो था वाई और ये था एक्स। इस बार हमें एक्स की वैल्यू नहीं, इस बार हमें वाई की वैल्यू, क्योंकि गुब्बारा यहाँ से चल के यहाँ तक गया, तो यही दूरी निकालिए। अच्छा मुझे बताओ ये हाइट कितनी है। सर ये पूरी जो है, ये पूरी, एक बार ध्यान से, ये पूरी जो है ये 88.2 मीटर है। लेकिन हम त्रिभुज तो ये वाला ही लेंगे, तो इसमें से देखो ये 1.2 लड़की की हाइट हो गई, ये हम माइनस कर देंगे। तो अगर हम ये माइनस करेंगे तो ये 87 ही रहेगी। ये कितनी रहेगी, 87 यहाँ तक, क्योंकि ये कितनी है, 1.2 मीटर है, इस तरह से पूरी 88.2 मीटर है। ठीक है, अब इसका थोड़ा नामकरण कर लेते हैं। ये है ए, ये हम मान लेते हैं बी, अंदर की तरफ लेता हूँ। ये हो गया सी, सी अंदर की तरफ लेता हूँ, ये डी हो गया, और ये हमारे पास में ई हो गया इस तरह से। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इस ट्राइंगल के हम 87 लेंगे, ये ध्यान रखना, 88 मत ले लेना। ओके, अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा मजे की बात ये है, देखो ध्यान से, हम पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे जिसमें माथा फोड़ी कम हो। अब माथा फोड़ी कौन से कम हो, देखो अगर ये पूरा मैं लूंगा तो इसके अंदर एक्स और वाई दोनों ही आ रहा है। ठीक, हम एक काम करें, ये छोटा वाला ले लेते हैं, ये सॉरी छोटा वाला ये वाला ले लेते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक्स आ रहा है, और ये हाइट जो कितनी है हमारे पास में, 87 है, सही है कि नहीं, ये 87 ही है। तो हमें इतना ऐसा लेना है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये वाला इस तरह से, तो ये वाला ट्राइंगल हम ले लेते हैं। मैं इसको थोड़ा डॉट डॉट कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इस तरह से, ये हमें इससे मतलब नहीं है, डॉट डॉट वाला दिख रहा है ना, ये हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, ये इधर ऊपर वाले से है। डॉट डॉट क्यों बनाए, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है, हमें सिर्फ शो करने के लिए डायग्राम ऐसा बनना है। बाकी एक्चुअल में ये वाला ट्राइंगल लेना है। और ये क्यों लेना है, क्योंकि सर इसमें सिर्फ एक्स आ रहा है और ये हाइट आ रही है, इससे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर इस पूरे बड़े वाले में रखेंगे ताकि हमारे पास में ये वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये थोड़ा समझदारी वाला बात है। अगर आप पहले इसको करोगे फिर इसको करोगे तो ये वाला मान फिर इसमें रखना पड़ेगा और फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो ये सवाल 2-3 बार घूमेगा। इससे चाहे हम उसको सोल्व करना है जो कम लफड़े वाला हो। ये कम लफड़े वाला, देखो इसमें थोड़ा सा ये दे रखा है, ये दे रखा है, फटाफट हो जाएगा। देखिए, तो हम सबसे पहले इसको शुरू करते हैं यहीं से। मैं थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है बताओ, ई डी सी में, या फिर सी, सॉरी ई डी सी नहीं हो सकता, डी सी ई में, डी सी ई में। ये ई डी सी क्यों नहीं सकता, क्योंकि डी 90 डिग्री नहीं ना, इसलिए ई सी डी हो सकता है या फिर डी सी ई हो सकता है, ऐसा। ठीक है, इसमें लंब कितना है बताइए। लंब सर हमारे पास में 87 है, ध्यान रखना ये 87 हो जाएगा। ठीक है, गलती से भी आप 88.2 मत लिख देना, ये 87 होगा, ध्यान रखना है सर, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, फिर हम लिखेंगे आधार। इसका जो आधार हो जाएगा, आप चाहो तो मैं है ना ये थोड़ा लिख लेता हूँ ताकि आप याद, देखोगे तो क्या थोड़ा सा याद रहेगा। मैं लंब ऐसा लिखता हूँ, देखो थोड़ा सा आपको सही से समझ आएगा। मैं कैसे लिखूँ लंब, अगर लंब लिखना चाहूँ तो ये डी सी हो गया, यहाँ लिखूंगा लंब। और लंब कैसे लिखूंगा भाई, मैं लिखूँ 88, यहाँ लिखूँ 88.2 माइनस 1.2 इस तरह से। तो आपको पता रहेगा कि ये 87 किस तरह से आया। ठीक है, इसमें से उसको माइनस किया इसलिए ये 87 आ गया। ठीक है, माइनस हमें करना आता है, पॉइंट में से घटाना आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम लिखते हैं इसके अंदर आधार। साफ जो हमारे पास में आधार है, तो इस त्रिभुज के अंदर आधार कितना मान रहे हैं, हम एक्स मान रहे हैं। तो ये हम मान लिया, माना जो आधार कितना है हमारे पास में एक्स है। और जो एंगल बन रहा है थीटा, वो बन रहा है 60 डिग्री का। कितना सा है, अब हम लिखते हैं टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है ला, यानी कि एल अपॉन ए। तो टेन की जगह तो टेन ही लिखेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है। थीटा की जगह लिखेंगे 60, और लंब जो है हमारे पास में वो है 87 इस तरह से। एंड आधार जो है वो हमारे पास में एक्स है, आधार एक्स है, ये इतने सब। ठीक है,
इसका मान होता है √3 एंड साथ में लिखेंगे 1 एंड बराबर 87/x। इसको इससे इंटू कर दो और इसको इससे इंटू कर दो। ठीक है, तो मैं इसको इससे इंटू करूंगा, कितना आएगा हमारे पास में x √3 एन बराबर 87 अपॉन कुछ नहीं। तो हमें तो x का मान निकालना है, तो देखो ये √3 दिख रहा है, ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि 87 अपॉन √3 हो जाएगा। समीकरण नंबर एक बार दोबारा से ध्यान से देख लेते हैं। सर ये जो 87 लिखे हो ना, ये 87 है, इस तरह से हमें तो x का मान निकालना है। ये √3 जो है वो 87 के नीचे चले जाएंगे, तो नीचे चलेंगे इस तरह से लिखेंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें सिर्फ x का मान निकालना है। साहब हमारे पास में x का मान आई, अब इस पूरे त्रिभुज को ले लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखिए अगर इसमें पूरे त्रिभुज को लूं तो ये सवाल कैसे सोल्व हो जाएगा, देखिए। अब हम करते हैं इस वाले का ए बी एंड डी में, यहाँ लिखते हैं अच्छे से समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी एंड डी में। ठीक, सबसे पहले लिखते हैं लंब। लंब कितना है? 87, हमने पहले भी लिखा था यहाँ पे, वही लिखना है। और यहाँ हम लिखेंगे आधार। आधार हमें पता है एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इस तरह से। ठीक है, और इसमें थीटा बन रहा है, पहले 60 का बन रहा था, अब 30 का, क्योंकि 30 का ये बन रहा है, थोड़ा छोटा हो गया एंगल, ये 30 डिग्री का हो गया। थीटा हमें आता है, हम फिर से लिखेंगे टेन थीटा बराबर लिखेंगे ला एल अपॉन ए। ठीक है, इस तरह से टेन की जगह हम फिर से लिखेंगे टेन, थीटा की जगह हम लिखेंगे 30, इस तरह से एंड बराबर। ये हमारे पास लंब कितना है? 87 एन बटा हुआ आधार कितना है? एक्स प्लस वाई, इस तरह से। तो थोड़ा सा सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे? देखिए टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, हमें अच्छे से पता है एन बराबर 87 की जगह 87 है एन बटा हुआ एक्स का मान कितना है? 87 √3, 87 अपॉन √3 एन प्लस हम करेंगे वाई, इस तरह से। इस बार थोड़ा सा हमारे साथ में क्या हो गया, जाती हुई ये इसने यहाँ नीचे दे दिया इस तरह से। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको सोल्व कर लेंगे आराम से, ये हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम कर लेते हैं इन दोनों के लघुत्तम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम कैसे लेंगे बताओ? इन दोनों के अगर मैं लघुत्तम लूंगा तो इसका आंसर ऐसा आएगा, देखिए कैसे आएगा। इन दोनों, इसको तो आगे ऐसे से लेने दो। वैसे आप यूं भी कर सकते हो, एक काम करो, इस पूरे को इससे इंटू कर दो और इसको इससे इंटू, ये थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। क्या करेंगे, ये पूरा दिख रहा है ना, इसको मैं कोष्टक लेता हूँ इस तरह से। देखो आप कोष्टक दिख रहा होगा, इस पूरे को इससे इंटू कर दो ना, इसको इससे इंटू कर दो। देखो मैं इस पूरे को इंटू कर रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे को x से इंटू करेंगे तो क्या लिखेंगे देखना यहाँ पे, 87, आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लो यहाँ से। इस पूरे को से इंटू करेंगे, आ गया 87 अपॉन √3 एन प्लस वाई बटा हुआ 1 एन बराबर। इसको इससे इंटू कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 87 √3, इसके नीचे हम एक मान लेते हैं। देखो हमने कोई बड़ी बात नहीं करी, सिर्फ इस पूरे कोष्टक को हमने इससे इंटू किया तो ये पूरा पूरा ऊपर आ गया, और इस √3 को इससे इंटू किया तो ये पूरा इधर चला गया। ठीक, क्योंकि ये बटाबटी में तो इसको बटा। अब इसके हम ले लेते हैं लघुत्तम। लघुत्तम लेंगे √3। ठीक है, तो √3 इन दोनों को इंटू करेंगे, ये लिखेंगे, इसको इधर इंटू करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में 87 एन प्लस, इसको इधर इंटू करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में √3 वाई एन बराबर 87 √3 एन प्लस, सॉरी अपॉन में 1। और कुछ नहीं कर सकते, इसको इससे इंटू कर लो और इसको इससे इंटू कर लो। ध्यान से, इसको इससे इंटू करें कितना आंसर आएगा, देखो मैं इसको इससे इंटू कर रहा हूँ, दोबारा से इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आएगा 87, सॉरी 87 प्लस √3 वाई एन बराबर, इसको इससे इंटू कर लो तो ये हो जाएगा 87 इंटू √3 को √3 से करेंगे तो ओनली 3। सही बात है, और यहाँ लिखेंगे हम √3 वाई एन बराबर, देखो इससे इससे इंटू करते हैं तो 7×3 = 21। सही बात है, बच गया हमारे पास में 2, 8×3 = 24, 24 और 2 देखो 7 एकम 7, 7×2 = 14, 7×3 = 21, 2 बच गए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 8×3 = 24, 24 और 2 होता है हमारे पास में 26, इस तरह से। ठीक, और ये 87 है ना, इसको हम उस वाली साइड में भेज देते, तो ये माइनस का 87 हो जाएगा इस तरह से। यहाँ हमारे पास में आ जाएगा √3 वाई, इसको हम इससे माइनस करेंगे, कितना आंसर देखो 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4। सही है, फिर यहाँ बच गया हमारे पास में 5, 5 में से 8 जाएगा, मतलब 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में? 15 में से अगर 8 जाएगा तो हमारा 7 बचेगा, और आगे बच रहा है हमारे पास में 1, इस तरह का। ठीक है, ये हमारे पास में ये बच रहा है। अब हमें तो सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ इस जगह पे। ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए? y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ ऊपर लिखते हैं, तो ये लिखा हुआ है √3 y बराबर, यहाँ लिखा हुआ है 174। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 174 बटा हुआ हम करेंगे √3, और ये जो √3 आ रहा है इसका परमीकरण कर देते हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसको इससे इंटू करेंगे तो ओनली आएगा हमारे पास में 3 आ जाएगा इस तरह से, और इंटू ऊपर हो जाएगा √3। सही है, तो इसको हम इससे काट देते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऐसा लिखूं, देखो ये ऐसा लिख लो इसको थोड़ा सा, कैसे करेंगे इसको, ऐसा लिख लो कैसे, इसको इससे इंटू करो, कितना लिखेंगे हम
170 √5 एंड √3 सर, सॉरी 174 √3 सर। इसको इससे करेंगे 3 लिखेंगे सर। 3 को हम इससे काट देते हैं, कटेगा बिल्कुल कटेगा, कितनी बार 3 एकम 3, ये 5 बार कट जाएगा, 5 3 15, 2 बच गए, ये हो गए 24, तो 3 अट्टे 24 इस तरह से। तो ये आंसर आ रहा है 58 √3 ये मीटर, यानी कि जो गुब्बारा है वो कितनी डिस्टेंस तय करेगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 58। ठीक है, कितनी दूरी तय करेगा 58 मीटर, यानी कि जो गुब्बारा है ना यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये वाई की वैल्यू हो जाएगी। हमने एक्स की वैल्यू भी निकाली थी यहाँ पे, ये समीकरण 1 थी, और ये डाल देते समीकरण नंबर हमारे पास में 2 इस तरह से। तो ये है गुब्बारे की, आप लिखना है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58 √3 इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे था, बाकी सवाल अच्छा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी बनता है ये क्वेश्चन, इसीलिए क्योंकि ये एग्जाम में 1 2 बार पूछा गया है, और इसके अंदर क्या है थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर टाइम निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और इसको सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। वैसे ये क्वेश्चन सिंपल है, पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें क्योंकि टी की वैल्यू निकालनी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होता है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। भाई एक मीनार है, उसके पैरों तक जाता है, पाद का मतलब ये मीनार हो गई, कोई बिल्डिंग है इस तरह से, ये राजमार्ग है इस तरह से। इस तरह से मान लेते हैं कोई राजमार्ग है इस तरह से, ये कहाँ जा रहा है, मीनार के पेड़ तक जा रहा है। ठीक है, हम ये इसका आधार जो है वो ये मानेंगे। देखिए तो ये ऊपर वाला लाइन है, इसका आधार मान लेते हैं। हमें जा रहा है कि ये जो मीनार है इसके यहाँ तक पाद तक जाता है, और इसके आगे वो निकल जाता होगा, हमें क्या पता क्या राम जाने कहाँ ही है। यहाँ तक आ रहा है, ये राजमार्ग यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, हमसे जो सवाल वाला पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, देखिए सवाल हमसे कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यार कोई मीनार के ऊपर आदमी खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ अवनमन कोण कैसे बनेगा, ऊपर से बनता है, अवनमन कोण यहाँ से बनता है क्योंकि ऊपर खड़ा है। अब वो नीचे देखेगा तो एंगल यूं बनेगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे थी हमारे पास में कार, तो कार थोड़ी सी अपनी ऐसे मान लेते हैं ये अपनी फरारी है, ऐसे समझ लेते हैं, समझने के लिए बना रहे हैं अपन तो इस तरह से। ठीक है, और ये कार ऐसा था, जब ये इस कार को देखता है यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है, ये कार बना ली हमने, और ये देख रहा है उस समय ये एंगल कितने का हमारे पास में 30 डिग्री का, कितने का एंगल ये हमारे पास में 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, तो ये 30 का बनता है, उसका मतलब ये भी कितने का हो जाएगा हमारे पास में 30 का बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, यही कह रहा है हमसे। ठीक, अब ये हमसे कह रहा है 30 डिग्री का अनुमान कोण को देखता है जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से, बिल्कुल बिल्कुल एक चाल है, ये चाल दे रखी है। तो जो गाड़ी की चाल है यहाँ लिख लेते हैं, जो कार है, कार की जो चाल है वो कितनी मान लेते हैं, x मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये क्यों लिखा मैंने वो देखते हैं एक बार, समझते हैं, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये समान चाल से जा रही है, इसकी स्पीड जो है एकदम नॉर्मल स्पीड है, जैसे मान लीजिए गाड़ी की स्पीड है 80 के हिसाब से जा रही है, उसकी चाल कितनी हो जाएगी 80। 80 लिखते हैं ना, किसी भी चाल कैसे लिखते हैं 80 किलोमीटर पर घंटा ऐसे लिखते हैं। पर क्योंकि ये जो है इसके पास में जा रही है, तो हम मान लेते हैं, देखो क्यों क्यों हम मान रहे हैं ऐसा, देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ देखो, हमसे कह रहे हैं कि ये जो है एक समान चाल से जाती है और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। ओके, ये समान चाल से चल रही है, यहाँ से यहाँ तक आ गई 6 सेकंड बाद, तो इसका जो कोण है, इसका साफ कोण है 6 सेकंड में, कितने सेकंड में 6 सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 6 सेकंड लगे, कितना, ये सेकंड है, दूरी नहीं है, सेकंड है, समय है, 6 सेकंड लगे इसको यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक, और ये कोण कितना बन गया हमारे पास में 60 डिग्री बन गया। ठीक साहब, इस बिंदु से, ये बिंदु है ना या ए, ये ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये सी है, और ये हम मान लेते हैं डी है। अब ये हमसे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये समझ जाती है 6 सेकंड बाद कार का जो है अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, और इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या कीजिए। सिंपल सा है भाई, यहाँ से हम यहाँ तक जा रहे हैं, तो ये समय निकालना, इसे हम मान लेते हैं टी। ठीक है, ये हम कितना मान लेते हैं टी। देखो अब मैंने यहाँ देखो, ये समय तो लग रहा है 6, और ये हम मान लेते हैं टी सेकंड लग रहा है भाई, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं टी सेकंड। टी क्यों लग रहा है, क्योंकि टाइम है, हमें टी से मतलब ये है कि टाइम मान रहा है, एक्स मानेंगे पता ही नहीं चलेगा कि दूरी है एक टाइम है। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरा, अब मुझे बताइए, मैंने कहा कि यह कार की चाल कितनी मान रखी है, x मीटर पर सेकंड। सेकंड क्यों मानी है, क्योंकि हमें ये दूरी 6 सेकंड दे रखी है ना, हमें सेकंड में ही निकालनी है, इसीलिए मैंने इसकी जो चाल मानी है वो क्या मानी, सेकंड में मानी, और सेकंड के साथ में हमेशा मीटर लगता है, तो इस कार की जो चाल है वो हम मान लेते हैं x मीटर प्रति सेकंड। अब एक चीज आप मुझे बताइए कि ये दूरी कितनी होगी, तो इसकी जो हाइट है वो तो हम मान लेते हैं h। ठीक, ठीक बात, और इसकी जो दूरी है, दूरी कैसे निकालते हैं, देखो दूरी ऐसे निकालते हैं, जैसे मैं यूं कहता हूँ आपसे, देखिए ध्यान समझना, वैसे तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट मैं फॉर्मूला सीधा आपको याद करवा रहा हूँ। देखिए
जैसे हम कहते हैं कि मेरी जो स्पीड है, मेरी स्पीड यानी कि मैं यहाँ से कहीं दूर जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, तो मेरी स्पीड ये है कि 50 किलोमीटर पर घंटा है। मतलब 1 घंटे में मैं कितना चलता हूँ? 50। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको 2 घंटे में कितना चलूँगा? तो आप 50 को 2 से इंटू करोगे यानी कि 100 किलोमीटर चल जाऊँगा। मतलब दूरी निकालने क्या करना पड़ रहा है? जो दूरी का फ़ॉर्मूला होता है, ध्यान से देखें, दूरी का जो फ़ॉर्मूला होता है, वो ऐसा होता है। दूरी का फ़ॉर्मूला क्या होता है? फ़ॉर्मूला क्या होता है? सर मेरी स्पीड 50 किलोमीटर पर घंटा है, तो मुझे अगर 2 घंटे में जाना है तो मैं इसको 2 से इंटू करूँगा, तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर चल जाऊँगा। अगर मुझे 6 घंटे चलना है, तो मैं इसको 6 से गुणा करूँगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कितनी दूरी तय करी। इसका मतलब दूरी का जो फ़ॉर्मूला होता है, दूरी का फ़ॉर्मूला होता है, ये 50 क्या है? मेरी स्पीड थी, यानी कि चाल। स्पीड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चाल। इंटू ये क्या है? समय लगा हमारे पास में। तो दूरी का फ़ॉर्मूला होता है समय इंटू चाल, चाल इंटू समय, एक ही बात है। अब मुझे यहाँ बताओ कि इसकी दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? कौन बताएगा मेरे को? भाई इसके अंदर हमारे पास में समय कितना है? समय है 6, और इस गाड़ी की जो चाल मान रखी है हमने, एक्स मान रखी है, तो ये एक्स हो जाएगी। तो हमारे पास में ए बी जो आएगी, यानी कि ए बी जो आएगी, ये दूरी कितनी आ जाएगी? 6 को इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा? 6x। यानी कि चाल ये है, तो हम लिखेंगे दूरी। क्या लिखेंगे बच्चों? दूरी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हम यहाँ लिख लेते हैं, चाल इंटू समय। और इसी वजह से हम ए बी अगर निकालना चाहें, तो चाल कितनी है? इसकी स्पीड यानी एक्स, और इसकी समय जो है वो 6 है, तो ए बी हमारे पास में जैसे जैसे करके 6x आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये ए बी डिस्टेंस हो गए। और दूसरा हम बी एंड सी निकालने की कोशिश करेंगे, तो बी सी कैसे निकालेंगे? देखिए, वही फॉर्मूला यहाँ फिट करते हैं। चाल इसकी अभी भी एक्स है, और समय इस बार 6 नहीं है, इस बार हम टी मान रहे हैं। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा, बी सी का जो आंसर आ जाएगा, बी सी का जो आंसर आएगा वो एक्स इंटू टी आएगा। या टी एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स टी भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बताओ, ये जो दूरी है बी सी, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये तो है ए बी हो गया, ठीक है, और बी सी लिखना चाह रहा हूँ मैं। बी सी कितना होगा बताओ? यहाँ फिर से मैं एक बार सूत्र लिख रहा हूँ, चाल इनटू लिखते हैं हम समय, ताकि आपको याद रहे। तो बी सी जो हमारे पास हो जाएगा, चाल कितनी हमारे पास में? एक्स है, और समय टी लग रहा है, तो बी सी कितना हो जाएगा? एक्स टी, इस तरह से। ठीक, अब इस सवाल को हम सोल्व करते हैं, जो कि हमारे पास में दे रखा है। अब ये सवाल फटाफट सोल्व हो जाएगा। छोटा सवाल है, बट थोड़ा सा मानने वाला बात जो थी, समझने वाली थी, वो यही थी। ठीक है, ये होगा खत्म। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। अब देखो, पहले कौन सा लेंगे? जो कम माथा फोड़ी करता हो वही लेंगे। कौन सी वाला ले लेते हैं? ये छोटा वाला, एच और टी वाला लेते हैं, आराम से सवाल सोल्व हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो दूरी है ये बी सी, ये टी नहीं है, टी समय है। दूरी हमने अभी निकाल रखी है, बी सी कितनी है? एक्स टी। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक, अब हम त्रिभुज का नाम लिखते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। कौन सा है? डी सी बी, या बी सी डी में, ऐसा लिखते हैं, बी सी डी में। ठीक, हम सबसे पहले लिखते हैं लंब। लंब कितना बताओ? हमने एच मान रखा है। ठीक, इसका जो आधार है वो हमने अभी निकाला है। मैं आधार को थोड़ा बी सी करके लिखता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। बी एंड सी इजगल टू लिखते हैं, कितना है? हमने एक्स टी मान रखा है। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास में? 60, इस तरह से। ठीक है, हमें निकालना टी के मान है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लेगा वो निकालना है। टी की वैल्यू निकालनी, मोटी मोटी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा? टेन थीटा बराबर लिखूंगे ला लंब बटावा आधार। यही तो फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, यही होता है। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको? देखिए, टेन की जगह हम लिखेंगे टेन, थीटा की जगह हम लिखेंगे 60, एंड लंब कितना है इसका? लंब सर हमारे पास में एच है, और हमारे पास में जो इसकी वैल्यू है वो है एक्स टी, इस तरह से। भाई आधार तो यही है, यही आधार है, और कुछ नहीं है। अब इसका जो मान है वो होता है √3 होता है, इन बटा हम लिखते हैं, और एच लिखेंगे एक्स टी। हम देखो इसमें से किसका मान निकाल सकते हैं? हम इसमें से सर मान निकाल सकते हैं एच का। देखो कैची गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो एच का जो मान आएगा वो आएगा √3, और एक्स और टी आ रहा है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। भाई ये तो हम हर बार ही निकाल रहे हैं, ये के नहीं, ये टी है, थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ये हमने टी लिखा है इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये सवाल सिंपल है, हमें थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि हम ये चीज नहीं बना पाते हैं, तो ये मैंने आपको अच्छा समझा दी। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, छोटा नहीं, बड़ा वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, नाम बता दो, ए सी एंड डी में। यहाँ लिखेंगे ए सी डी में। अब इस ए सी डी में क्या होगा वो देखते हैं। भाई इस ए सी डी में क्या हो जाएगा? ए सी डी ऐसा लिखा हुआ है, तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं लंब। लंब अभी भी एच है। आधार, आधार कितना हो जाएगा कौन बताएगा? सर ये कितना है? ए बी प्लस बी सी। एक बार मैं आपको ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा, ए बी प्लस बी सी। मुझे बताओ ए बी की वैल्यू कितनी है? सर ए बी की वैल्यू हमने निकाल रखी है 6x एन प्लस। बी सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली? बी सी, ये एक्स टी लिखा हुआ है, एक्स एन टी इस तरह से। ठीक है, एक्स टी निकाला है। ठीक है, ये हमारे पास में हो जाएगा आधार। अब हम लिखेंगे थीटा। थीटा हमारे पास में कितना दे रखा है? 30 डिग्री। सिंपल सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व कैसे करेंगे? टेन की जगह लिखेंगे टेन
थीटा की जगह थीटा एंड बराबर बराबर क्या लेंगे एल अपॉन है, टेन की जगह लेंगे टेन, थीटा की जगह लेंगे हम 30, लंब कितना है हमारे पास में एच दे रखा है एन बटा वन, ए कितना है हमारे पास में 6x प्लस एक्स टी इस तरह से दे रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम आराम से सोल्व कर पाएंगे। टेन 30 की वैल्यू कितनी बताओ, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और एच का मान हमें अभी निकाल रखा है कितना है √3 x एंड टी एन बटावा यहाँ लिखा हुआ है 6x प्लस एक्स टी। देखो अगर इस सवाल को आप इस तरह से लिखते हैं, एक सेकंड मैं भैया लिख रहा हूँ, समीकरण एक से सीधा लिख देते हैं, समीकरण एक से किसका मान निकाला हमने एच का मान, ठीक है। देखो इस सवाल को अगर आप थोड़ा सा समझ के करते हैं तो हो जाएगा। अब यहाँ से बस इसके अंदर यही थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, अगर आपने यहाँ चूक कर दी तो फिर ये सवाल आपसे कभी नहीं होगा, ठीक है। इस सवाल के अंदर सिर्फ समझने जैसी चीज यही है और इसके अलावा कहीं नहीं है। यहाँ आपको एक्स कॉमन निकालना है, अगर आपने इस सवाल यहाँ तक पहुंचे और अगर आपने यहाँ एक्स कॉमन नहीं निकाला तो फिर ये सवाल आपके हो जाएगा गलत और इसका आंसर आएगा भी नहीं, क्योंकि ये दो इसके अंदर चर हैं, एक चर ये है एक चर ये, तो आप इससे सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस सवाल का यूनिक स्टाइल है, यहाँ तक पहुंचने के बाद में आप इसमें से एक्स कॉमन ले लो सीधा सा, बस और कुछ नहीं करना है। ये सवाल आपके खत्म हो गया, ये √3 बराबर ऊपर लिखा हुआ है √3 x एंड टी, ध्यान रखना है इसमें से हमें एक्स कॉमन लेना है, एक्स आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा 6 प्लस टी, इस तरह से ध्यान से, ठीक है। इस तरह से तो देखो ये एक्स कॉमन आते ही कट जाएगा भाई, इसमें से ये एक्स और एक्स बाहर आ गया, ऊपर एक एक्स था वो एक्स एक्स कट गया, अभी क्यों नहीं कट पा रहा था क्योंकि बीच में क्या था प्लस था, लेकिन अब बाहर आने के बाद में कट गया, बस ये सवाल आपके आंसर आ गया। और ये देखो ये सवाल खत्म हो गया, यहीं खत्म हो गया सवाल भाई, यहाँ बाहर आने के बाद में सवाल खत्म हो गया। 6 प्लस टी लिखा हुआ, इसको कैची गुणा कर दो, इसको तो इसको इससे पहले कर देते हैं, √3 को √3 से करेंगे तो 3, साथ में टी, इसको इससे इंटू करेंगे कितना आएगा 6 प्लस टी, इस तरह से इस टी को हम भेज देते हैं इधर, ये हो जाएगा 3t माइनस टी एन बराबर लिखेंगे 6, ये टी इधर आएगा तो ओनली 1t हो जाएगा, अब 3t में से 1t माइनस करेंगे तो 2t बच जाएगा, यानी 2t बराबर 6 करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2 करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास में 3, और t क्या है समय है, और समय कितना है 3 सेकेंड, और आप एग्जाम के अंदर ये लिख के आएंगे क्या टी का मान 3 आ रहा है, यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 3 सेकंड लगते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम बिंदु, यहाँ लिखेंगे मीनार के पाद तक पहुंचने में, मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में, बिंदु तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगेगा, 3 सेकंड का टाइम लगेगा, समय लगेगा, इस तरह से। ये रहे आपके सवाल के आंसर, कितने सेकंड का समय लग रहा है 3 सेकंड का समय लग रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपके सवाल, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।